गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फ्लेक्सुरल मेंबर के कुछ मेंस के क्वेश्चन डील करेंगे जो कि आपके एसएससी जेई गेट आईईएस में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स का मिल जाएगा। तो सबसे पहले डील करते हैं, एक एसएससी जेई का क्वेश्चन है जो कि आपका ये पूछा गया है 10 मार्क्स में। तो सबसे पहले इसको हम लोग डील करते हैं। क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, समझा देता हूँ, फिर इसको डील करूंगा। और क्वेश्चन ही बहुत ही आसान है और ये 10 मार्क्स आपको सिर्फ 3 मिनट में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को मेंशन करता हूँ जो कि एसएससी जेई 2009 और 10 मार्क्स इसमें ये पूछा गया है। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप मेरे साथ ही क्वेश्चन लिखिए। एन IS जूनियर बीम 55 centimeter deep and 19 centimeter wide having flange and web thickness of 1.5 centimeter and 0.99 सेंटीमीटर। ये कहानी आपको सारी बता दी। रिस्पेक्टिवली is used as a बीम की तरह ये यूज किया गया है। उसके बाद कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा आसान है। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एट अ सेक्शन where maximum stress is equal to maximum stress is 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपको मेंशन कर दिया है और पूरी कहानी बताई है। इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम है और बीम को ज़्यादातर देखो इसने सारी कहानी इस तरीके से बताई है, इतना डीप है, इतना वाइड है, इतना फ्लेंज है। इसका मतलब ये आई सेक्शन है, क्योंकि फ्लेंज और वेब तभी आता है जब कोई आई सेक्शन होता है। तो मैं सारी कहानी को यहाँ पे मेंशन करता हूँ। ये आपका बना दिया आई सेक्शन, दिस इज द आई सेक्शन, ठीक है। ये है आपका आई सेक्शन, दिस इज द आई सेक्शन। ये कहानी आपको यहाँ पे पूरी बता दी गई है। चलो अब इस कहानी में आपको जो भी दिया गया उसको मेंशन करिए। 55 सेंटीमीटर डीप है तो इसको मैं mm में कन्वर्ट करूंगा तो 550 mm आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 mm होता है। क्योंकि mm में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मेरा जो स्ट्रेस है वो 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। उसके बाद में आपके पास जो डायमेंशन दिया गया है और डायमेंशन क्या क्या बताया है उसको हम लोग मेंशन करते हैं। क्या क्या है, दूसरा डायमेंशन ये है कि यहाँ पे 19 सेंटीमीटर वाइड है, इसका मतलब है दिस इज द 190 mm वाइड हो गया, ठीक है। 190 mm क्या हो गया, वाइड। उसके अलावा 1.5 एंड वेब थिकनेस, फ्लेंज थिकनेस इसने बताया है क्या, एंड 19 सेंटीमीटर वाइड हैविंग फ्लेंज एंड वेब थिकनेस। फ्लेंज की थिकनेस कितनी है, 15 mm, तो ये mm जो है 15 mm है। दिस इज आल्सो 15 mm। और जो वेब है उसकी थिकनेस जो आपकी है वो आपकी है, दिस इज द 9.9 mm। क्योंकि सारे डायमेंशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। तो जो भी डायमेंशन आपका सेंटीमीटर में गिवन था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया mm में। चलो आपको पूछा क्या गया है, आपको ये पूछा गया है कि यहाँ पे जो भी डायमेंशन दिया गया है उसमें से आपको ज़रूरी ये है कि आपको चाहिए क्या, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मैंने पढ़ रखा है m इजकल टू, क्या पढ़ा था, m अपान आई इजकल टू सिग्मा बाई वाई, ठीक। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो m डिवाइड बाई आई बाई वाई इंटू सिग्मा। आप एक काम कर सकते हो, आई डिवाइड बाई वाई इजकल टू, इसको z लिख सकते हो इंटू सिग्मा।
तो m जो रेजिस्टेंस आएगा वो सिग्मा इंटू जेड पे ये डिपेंड करेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ बताया तो है नहीं, तो इसको आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड से हम लोग इसको कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको चाहिए क्या, जेड ई चाहिए। तो पहले कम से कम आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बेंडिंग एक्सिस होगा वो आपका आएगा आई एक्स एक्स, इसके अबाउट आपका आएगा, क्योंकि इसी एक्सिस के अबाउट आपकी क्या होती है, बेंडिंग होती है, इसी वजह से आपको कंसीडर करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे आई एक्स एक्स, ये क्या आएगा, देखो अगर मैं इसको पूरा रेक्टेंगल मान लूँ, दिस इज द फुल रेक्टेंगल, ये है आपका फुल रेक्टेंगल, ठीक। फुल रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 190, डेप्थ कितना है 550 का क्यूब डिवाइड बाई 12 माइनस क्या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देखो पूरा मैंने रेक्टेंगल मान लिया, उसमें से मुझे क्या क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दें, ये पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दें, और डेप्थ जो आपको लेना है वो सिर्फ अब आपको ये वाली डेप्थ आपको लेना किसका है, ये वाला अगर हटा दें और बचा वाला पोर्शन अगर घटा दें, तो ये वाला जो एरिया आपको जो साइडेड पोर्शन है ये वाला हमको घटाना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास आई सेक्शन मिलेगा। क्योंकि जब हम पूरा कंसीडर कर रहे थे रेक्टेंगल बी डी क्यूब बाई 12, तो हम पूरा कंसीडर कर रहे थे, क्या क्या ये सब पूरा ले रहे थे, लेकिन बीच में मास नहीं है। जब बीच में मास नहीं होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं होगा, तो उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये पोर्शन ये एक तरीके के रेक्टेंगल है जिसका डायमेंशन क्या आएगा, देखो 190 माइनस इसकी थिकनेस कितनी है 9.9, तो ये आ जाएगा 180.10। तो ये तो आपको पता चल गया, ये वाला डायमेंशन और ये वाला मिला के आया कितना 180.10। चल अब यहाँ पे बता दो 15 ये है 15 ये है, तो बचा कितना 550 है, 30 घटा दिया 520 आ जाएगा। तो 520 mm का एक रेक्टेंगल है जिसकी डेप्थ 520 mm है और उसकी जो विड्थ है वो आपकी 180.1। तो ये आप इसको यहाँ पे क्या करिए सब्ट्रैक्ट करिए, तो 180.10 डी है 520 का क्यूब डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आता है 523.98 10 to the power 6 mm4। यह है आपका आई एक्स एक्स, और आपसे कहा जाए जेड एक्स एक्स आपको चाहिए तो आई एक्स एक्स डिवाइड बाई वाई मैक्स होता है, मैक्सिमम चाहिए। आप बताओ अगर ये सिमेट्रिकल है तो वाई मैक्सिमम क्या होगा 550 का आधा, तो वाई मैक्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वाई मैक्स इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई 2, ये कितना है 550 है डिवाइड बाई 2, तो दिस डिवाइड करोगे 225 लगभग कितना आएगा 225 के आसपास आपका, सॉरी 275 mm के आसपास आपका निकल के आएगा। तो आप यहाँ पुट करिए, आई एक्स एक्स आपके पास है 523.98 10 to the power 6 mm डिवाइड बाई वाई मैक्स 275। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका कुछ आंसर निकल के आएगा 1.905 10 to the power 6 mm³, ठीक। चलो अब हम लोग यहाँ पे अपने फार्मूले में पुट करते हैं, सारी कहानी आपने निकाल ली है। m इजकल टू जेड ई, जेड ई की वैल्यू कितनी है, जेड ई बोलो या जेड एक्स एक्स बोलो, बात एक ही है 1.905 10 to the power 6। स्ट्रेस कितना दे रखा है 100, तो मैं इसको 100 न्यूटन पर mm² में पुटअप कर दूंगा। देखो ये यूनिट mm³ में है, ये इसमें आई, तो आपका जो आंसर आएगा वो न्यूटन इंटू mm में आएगा। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ mm³, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। चलो तो इसका जो आंसर आएगा फ्रेंड्स वो आएगा आपका 190.5 इंटू 10 to the power 6 न्यूटन इंटू mm, ठीक। अब इसको आपको लिखना है किलो न्यूटन में, तो आप क्या कर सकते हो, किलो न्यूटन को कन्वर्ट करने के लिए आपको देखो 1 mm बराबर 10 to the power -3 मीटर होता है, और 1 न्यूटन जो होता है वो 10 to the power -3 किलो न्यूटन होता है। ऐसा बोल सकते हो 1 किलो न्यूटन इजकल टू, ये अपान में आएगा 1000 हो जाएगा, तो 1 किलो न्यूटन या तो 1000 न्यूटन लिख दीजिए, या 1 न्यूटन इजकल टू 10 to the power -3 किलो न्यूटन। चलो यहाँ पुट करते हैं, तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे ना यहाँ पे 1 दिस इज 0.5, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे न्यूटन की जगह पे हम कन्वर्ट करा देते हैं। 1 न्यूटन लिख सकते हो क्या 10 to the power -3 किलो न्यूटन, और 1 mm को जगह पे लिख सकते हो 10 to the power -3 मीटर। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 190.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो आप देख सकते हो 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसानी से आप चीज़ों को निकाल सकते हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट अगर इसको देखोगे, ये सोम में भी क्लियर हो गया, स्टील में भी क्लियर हो गया। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकला, बहुत आसानी से
आपको क्या करना है, इसका बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको चाहिए और वो आप निकाल लेते हो। कैसे, मैंने आपको बता दिया। तो सबसे मेन क्या होगा यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और दैट इज सेक्शन मॉडुलस। तो आप इसको लगा लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ता हूँ। सारे क्वेश्चन अच्छे होंगे क्योंकि आपके सेमेस्टर में भी आ सकते हैं और मेंस में भी इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन करके हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरे पे मूव करेंगे हम लोग। 4 क्वेश्चन हमको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जो कि आपका SSC JEE के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो स्टूडेंट सेमेस्टर में हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग डील करेंगे, अगला क्वेश्चन है वर्किंग स्ट्रेस से ही करेंगे उसको। आगे बात करने वाले ये हैं, क्योंकि डिप्लोमा स्टूडेंट्स जो सेमेस्टर में होंगे उनके सेमेस्टर में ऐसे क्वेश्चन बीम के आएंगे, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है ना, मैं एक एक स्टेप लिख दूंगा ताकि उनके सेमेस्टर में जो बीम टॉपिक होगा वो आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। चल आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका पूछा गया है। IAS के भी क्वेश्चन है मेरे पास, सिविल सर्विसेज के भी क्वेश्चन है, सब परीक्षाओं के लगा लेंगे। चल बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको डील करते हैं। एक सिंपली सपोर्टेड, अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 2, सिंपली सपोर्टेड एक सिंपली सपोर्टेड स्टील जॉइस्ट with a 4.0 meter effective span carries a uniformly distributed load of 50 kilonewton over its span inclusive of its self weight। ये बातें आपको एग्जाम में ध्यान देना पड़ेगा। इंक्लूसिव का मतलब है कि इसने सेल्फ वेट को, बीम का जो खुद का वेट होता है उसको इसने अपने अंदर इंक्लूड किया है, जो ये लोड 50 किलो न्यूटन दिया गया है। अगर ये एक्सक्लूड लिखता तो जो भी बीम सेक्शन होता उसका मैं डेड लोड निकाल लेता और डेड लोड निकालने के बाद इसमें जोड़ता, तब हमारा चीज़ निकल के आता। चल अब बात कर लेते हैं, सेल्फ वेट हो गया यहाँ पे, इट्स सेल्फ वेट। ये कहानी देखिए, एग्जाम में सब छोटे छोटे पॉइंट होते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर क्या कह रहा है, द बीम इज सपोर्टेड laterally थ्रू आउट। लेटरली इसको सपोर्ट किया गया है, थ्रू आउट अच्छे से रोका गया है, थ्रू आउट। डिजाइन द बीम यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ये इंपॉर्टेंट है, जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं उनके सेमेस्टर में यहाँ से ही प्रॉब्लम पूछा जाता है, क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस उनके सेमेस्टर में ही चलता है। चलो बाकी कंपटीशन में भी ध्यान रखिएगा, इसका वेटेज है, सारे स्टेप सेम रहने वाले हैं, क्या डिफर होगा वो मैं बताऊंगा। और ग्रेड आपको दे दिया है, ग्रेड है 415, FE 410 है और FY जो है वो 250 मेगापास्कल है, वो आपको कहानी बता दिया है। चलो सारी कहानी डील करते हैं। क्या कह रहा है, एक सिंपली सपोर्टेड स्टील जॉइस्ट है, तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, बीम को बना देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ही ना हो। ये है आपके पास एक बीम, थोड़ा सा डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। सिंपली सपोर्टेड है,
इसके ऊपर यूडीएल लगा रखा है। ठीक, चलो ये एक तरीके का आई सेक्शन है जो कि आपको इधर से दिखाई पड़ेगा कुछ, मतलब इसको मैं बना रहा हूँ समझने के लिए। ये जो पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है कुछ, तो ये आपका वेब दिखाई पड़ रहा है, ये लोड है W किलो न्यूटन पर मीटर। इसकी स्पैन आपके पास 4 मीटर है तो मैंने 4 मीटर ले दिया। चलो पहले मैं इसका 2 काम कर लेता हूँ, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रा करता हूँ। कैसे, देखो शियर फोर्स डायग्राम तो आपको पता है, इसका डायग्राम क्या आएगा, दिस इज द डायग्राम। ठीक, ये डायग्राम हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी WL डिवाइड बाई 2। अगर यूडीएल होता है तो रिएक्शन क्या आएगा, R1 WL बाई 2, और जो R2 आएगा दिस इज द WL बाई 2। क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड है। अगर ये पॉइंट लोड होता फ्रेंड्स तो इसको मैं लिखता W बाई 2 W बाई 2। अगर कोई सिर्फ पॉइंट लोड यहाँ पे लगाया जाता है W। ठीक है, तो ध्यान रहे कि कौन सी बीम है, कौन सी लोडिंग है, इसी के बिहाफ पे ही आप इसको कर पाओगे। नेक्स्ट बात कर लें, ये नेगेटिव रहेगा, दिस द WL बाई 2 फ्रेंड्स। अब इसी के जस्ट नीचे आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएं। ये है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, M इजकल टू यम वर्किंग अगर मैं लिखूँ WL स्क्वायर डिवाइड बाई 8। एल इफेक्टिव करना चाहो एल इफेक्टिव कर सकते हो। तो ये कहानी अगर आप एग्जाम में बना दोगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप अच्छा यहाँ पे बता रहे हो डायग्राम से। ओके, तो ये कहानी तो डायग्राम से क्लियर है। अब मैं सारी कहानी यहाँ पे समझाता हूँ, डिज़ाइन जो करना है और क्या क्या करना है आपको, ये सारी कहानी आपकी हो गई। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, यहाँ पे कुछ खास बातें जिनको मैं समझाना चाहता हूँ। एक सिंपली सपोर्टेड स्टील जॉइस्ट है, 4 मीटर इफेक्टिव स्पैन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने 4 मीटर यहाँ पे दिखा भी दिया। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन ओवर इट्स स्पैन। एक बात ध्यान दो यहाँ पे, ये जो 50 किलो न्यूटन लोड दिया गया है ये टोटल लोड बना दिया उसने। क्या कर दिया, ऐसे समझो, इसने क्या किया है, इसने ये किया है कि देखो मैं टोटल लोड यहाँ पे दिया गया है, कैपिटल W मैं इसको मान रहा हूँ, जो दिया गया है उसको मैं 50 किलो न्यूटन मान रहा हूँ। ओके, अब इस कैपिटल W को आपने कैसे अचीव किया, ध्यान दीजिएगा। ये किलो न्यूटन यूनिट से मैंने पता कर लिया, ये टोटल लोड की बात कर रहा है, मतलब W किलो न्यूटन जो 4 मीटर में फैला हुआ है, इससे आपको इंटेंसिटी कैसे निकाली जाएगी इसको मैं देखता हूँ। मतलब मेरा पर मीटर कितना निकल के आएगा मैं वो निकालता हूँ। तो मैं कैपिटल W को लिख सकता हूँ स्मॉल w इंटू, इसको कट करके लिख रहा हूँ, मतलब स्मॉल w इंटू L इजकल टू 50। क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए समझाना चाहता हूँ क्योंकि आपके सारे फार्मूले फिर आसान हो जाएंगे, नहीं तो आपको बड़ा कन्फ्यूजन आएगा, यार 50 किलो न्यूटन फिर फार्मूला क्या रखें, तो कन्फ्यूज हो जाओगे। इसलिए ध्यान रखना, अगर ये दे देता कि भाई 50 किलो न्यूटन पर मीटर है तो मैं समझ जाता स्मॉल w की वैल्यू है। अगर 50 किलो न्यूटन अगर ये दिया है, इसका मतलब ये है कि पूरी इंटेंसिटी उसने बता दी। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, स्मॉल w इजकल टू 50 डिवाइड बाई L, और L की वैल्यू आप क्या रख सकते हो 4 मीटर, तो 50 डिवाइड बाई 4, तो स्मॉल w इजकल टू 12.5 किलो न्यूटन पर मीटर। अब आप आराम से क्या कर सकते हो, सारे फार्मूले आप यहाँ पे लगा सकते हो। कैसे, आप बेंडिंग मोमेंट भी निकाल सकते हो, शियर फोर्स भी निकाल सकते हो, सारी कहानी बता सकते हो। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, अक्सर एग्जाम में इससे गलतियाँ लोगों की हो जाती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे शियर फोर्स निकालते हैं और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। तो पहला है स्टेप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, दैट इज M वर्किंग मैं लिखूंगा क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड से यूज कर रहे हैं। तो MW इसको मैं सफिक्स में लिखूंगा, MW स्मॉल w इंटू L इफेक्टिव डिवाइड बाई 8। W की वैल्यू कितनी है 12.5 है, L की वैल्यू आपके पास 4 मीटर है, डिवाइड बाई 8। तो ये आंसर आएगा किलो न्यूटन इंटू मीटर में, कितना आता है ये 25 किलो न्यूटन पर मीटर, सॉरी किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो ये आंसर आपका आएगा 25 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ओके, क्योंकि लोड किलो न्यूटन में है और स्पैन भी आपने मीटर में रखा है, तो ये आंसर आएगा किलो न्यूटन इंटू मीटर। बेंडिंग मोमेंट की यूनिट क्या होती है, किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक काम करिए, इसको मैं लिखता हूँ MW इजकल टू 25 इंटू 10⁶ न्यूटन इंटू mm, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें न्यूटन और mm में चाहिए इसलिए मैंने कन्वर्ट कर लिया। तो 1 किलो न्यूटन कितना होता है 10⁻³ न्यूटन होता है, और 1 मीटर होता है 1000 mm के बराबर। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किस में 10⁶ में। चलो दूसरी बात करते हैं, मैक्सिमम शियर फोर्स निकालते हैं। मैक्सिमम शियर फोर्स ये कैसे निकालोगे, V मैक्स। तो V मैक्स अगर के बात करें हम,
तो ये आएगा WL डिवाइड बाई 2, WL/2। तो W कितना है 12.5 है, L की वैल्यू 4 है, डिवाइड बाई 2 करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आएगा 25 किलो न्यूटन। ये इसको 25,000 न्यूटन भी बोल सकते हो। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, दिस इज कमिंग टू बी V max इज इक्वल टू 25 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक, चलो ये कहानी तो पूरी डील हो चुकी है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। चलो आगे बात करते हैं रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस, स्टेप 3। क्योंकि सारी कहानी तो आपने पता कर ली, आपको डिज़ाइन करना है तो सबसे बड़ी डिज़ाइनिंग का मेन पर्पज ये रहता है कि एक ऐसा सेक्शन चूज करके दे दो जो कि इस लोड पे बियर कर सके आसानी से, उसकी फ्लेंज की थिकनेस, फ्लेंज की विड्थ और ओवरऑल डेप्थ आपको पता होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस, रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस। चलो ये कैसे निकालोगे, जेड रिक्वायर्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सफिक्स में आर का मतलब है यहाँ पे रिक्वायर्ड, तो ये होता है m डिवाइड बाई सिग्मा। चलो m डिवाइड बाई सिग्मा, m की वैल्यू आपके पास कितनी है 25 × 10⁻6, 25 × 10⁻6। चलो अब आप बताओ सिग्मा की वैल्यू क्या लोगे। अगर आप वर्किंग यूज कर रहे हो तो सिग्मा बेंडिंग, इसको मैं बेंडिंग बोल दे सकता हूँ, यहाँ पे दिया गया टर्म है, हाँ एक्सियल बेंडिंग स्ट्रेस कंप्रेशन में, तो मैं इसको सिग्मा ABC की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे, ये होता है 0.66 × FI। अब मैं बता रहा हूँ ये टॉपिक मैंने सबसे लेक्चर नंबर 4 या 5 में मैंने पहले ही बता दिया था कि बेंडिंग अगर आपको यूज़ करना है, बेंडिंग टेंशन हो या बेंडिंग कंप्रेशन हो, तो उस केस में आपको 0.6 × FI लेना है, और जो टाउ एवरेज है उसकी वैल्यू आपको लेना है, दिस इज टाउ एवरेज शियर स्ट्रेस, वो लेना है 0.4 × FI। अब आप सारे आंसर निकाल सकते हो, 0.66 × FI, FI की वैल्यू 250 आप रख देना, और यहाँ पे 0.4 × 250 करोगे तो आंसर आएगा 100 मेगापास्कल। और ये मेरे को लगता है 25 × 150 लगभग 165 पॉइंट समथिंग करके निकल के आता है। ठीक है, तो इसके लिए परेशान, हाँ 165 Nm²। तो ये है परमिसिबल स्ट्रेस। तो परमिसिबल स्ट्रेस आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, क्या कितना दिया गया है, दिस इज द सिग्मा ABC आपके सामने है 165, तो मैंने 165 यहाँ पे पुट कर दिया। इससे अगर आप देखोगे तो Z की वैल्यू आती है 151515 mm³। ये आपका स्टेप कंप्लीट हो गया। तो कुछ भी नहीं था, अभी तक तो सोम मैंने पढ़ा, अभी सोम ही चल रही है, अभी स्टील तो आई नहीं है। ये सोम आसानी से आपने निकाल लिया सोम के कॉन्सेप्ट के साथ। अब इस Z के करस्पॉन्डिंग आपको सेक्शन चूज करना पड़ेगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो सिग्मा यहाँ पे जो आपने कंसीडर किया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये प्लास्टिक के केस में कंसीडर किया, प्लास्टिक सेक्शन मान के कंसीडर किया। अब ये प्लास्टिक कैसा है इसको हम बाद में चेक करेंगे, ये प्लास्टिक क्या होता है मैंने पहले भी बताया था। अगर सेक्शन प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट रहता है तो उसकी प्लास्टिक डिज़ाइन हम लोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं, लेट अस ट्राई एक सेक्शन मान लेते हैं। अब ध्यान रखिए, अगर आप सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आ गया इसके करेस्पॉन्डिंग आपके पास एक स्टील टेबल होगी। उस स्टील टेबल पे जा करके जहाँ पे बीम के सेक्शन को क्लासीफाई किया गया है, वहाँ पे जा करके आप चूज करोगे कि सेक्शन मॉडुलस इसके करेस्पॉन्डिंग को इसके आसपास अगर कोई वैल्यू मिल जाती है 1515 के आसपास, तो इसके आसपास अगर कोई वैल्यू आपको दिखाई पड़ जाए तो उस सेक्शन को आप चूज कर लेना, फिर उस पर सारी चीज़ें फिर से चेक करनी पड़ेंगी। ठीक है, और जो कंप्रेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या है, आपको अगर ये सेक्शन मॉडुलस आ गया तो आपको 3-4 डेटा दे देगा क्वेश्चन में ही, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। तो जो आपका कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा उसमें आपको सामने ही क्वेश्चन के साथ में ही आपको बीम का क्रॉस सेक्शन दे देगा कि भाई इस सेक्शन मॉडुलस के करस्पॉन्डिंग ये प्रॉपर्टी है, इस सेक्शन मॉडुलस के करस्पॉन्डिंग ये प्रॉपर्टी है, तो वहाँ से आप चूज कर सकते हो। ठीक, तो लेट अस ट्राई, यहाँ पे लेट अस ट्राई इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, ठीक है, 200 एट द रेट 199.2 न्यूटन पर मीटर। ये तो समझ गए होंगे, ISLB लाइट बीम होता है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम होता है। 200 का मतलब उसकी ओवरऑल डेप्थ है, एट द रेट का मतलब है पर मीटर स्पैन में उसका 199.2 न्यूटन पर, मतलब मतलब यहाँ इतना वेट 199.2 न्यूटन का जो वेट है वो पर मीटर लेंथ में निकल के आता है। तो चलो अब आगे देखते हैं यहाँ पे सारी इसकी प्रॉपर्टी क्या है। इस क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टी उसने बता दी है और ये आपको टेबल से मिल जाएंगी। इसकी जो डेप्थ है ना फ्रेंड्स, H जिसको बोलते हो, H बोलो या D बोलो, ये कहानी बता दिया 200 mm। और कहानी आपको बताया क्या है, विथ ऑफ फ्लेंज जो है वो बता दिया है 100 mm है। थिकनेस ऑफ फ्लेंज है TF जिसकी वैल्यू 7.3 mm है।
TW जो है उसकी वैल्यू आपके पास 5.4 mm दे रखा है, और IXX जो है जिसको ज़्यादातर आप लोग IZZ भी मान लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो IX जो दे रखा है IXX वो है 1696.6 10⁴ mm4, और जो ZXX है उसको दे रखा है 190.7 10⁻3। उसके बाद में आपको रेडियस ऑफ रूट जो कि दे रखा है 9.5। ये आपको पूरी कहानी उसने बता रखी है। ये R1 क्या है, ये रेडियस ऑफ रूट होता है, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ रूट, रेडियस ऑफ रूट, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, सॉरी दिस टर्म इज नॉट गिवन दैट, इसको डी को हटाओ, एच इसको बोलते हैं, वो अभी निकालना पड़ेगा, इसको एच ही बोलते हैं। जो ओवरऑल डेप्थ होती है इसको कैपिटल डी से डिनोट कर सकते हैं, चलो स्मॉल डी से नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी, चेक पार्ट सेक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन। तो डेप्थ ऑफ वेब पहले निकालते हैं, डेप्थ ऑफ वेब दैट इज स्मॉल डी। स्मॉल डी को लिख सकते हो क्या, कैपिटल एच, सॉरी स्मॉल एच माइनस 2 टाइम TF प्लस R। ये मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी आई सेक्शन होता है, सपोज दैट कि आपका ये आई सेक्शन है या रोल्ड सेक्शन, ज़्यादातर हम लोग रोल्ड सेक्शन बनाते हैं, ये है सेक्शन आपका, सपोज दैट दिस द सेक्शन, बस समझने के लिए बस चीज़ों को थोड़ा सा बता रहे हैं, ये है आपका सेक्शन। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये है आपका सेक्शन, देखिए ये क्या है, फ्लेंस, इसको TF बोलोगे, ओके। और क्या क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ रूट का मतलब यहाँ पे ये जो डायमेंशन होती है ना, दिस इज कॉल्ड दिस, तो ये जो डायमेंशन है दिस इज कॉल्ड R1। इसको यहाँ से लेकर के ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ रूट। तो यहाँ से जो डिस्टेंस ये बचती है इसको बोलते हैं हम लोग D, इसको क्या बोलते हैं D। तो यहाँ तक भी आपका ये निकल के आ जाएगा, ये भी रेडियस ऑफ रूट ही हो जाएगा। तो ये डेप्थ होती है, डेप्थ ऑफ वेब इसको बोलते हैं। तो आप देख सकते हो ये TF है, ये R1 है, तो 2 टाइम क्यों किया, क्योंकि जितना इधर से घटाओगे उतना इधर से भी घटाओगे, तो 2 टाइम मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 200 माइनस 2 टाइम, थिकनेस ऑफ फ्लेंज आपको 7.3 है, रेडियस 9.1 शायद है, मुझे लग रहा है, हाँ 9.5 है, दिस इज द 9.5। तो ये सॉल्व करने पे आपका आंसर निकल के आता है 166.4 mm निकल के आता है। ये सॉल्व कर लोगे आप कैलकुलेटर से आसानी से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे कहानी क्या कह रहा है, चेक फॉर सेक्शन क्लासिफिकेशन, चेक सेक्शन, चेक फॉर सेक्शन क्लासिफिकेशन। बहुत ज़रूरी नहीं है, चाहो तो नहीं करो, प्लास्टिक मान के डिज़ाइन कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये वैल्यू निकल के आएगी एप्सिलॉन 250 डिवाइड बाई FY, ये निकालना पड़ता है। अब ये अभी कैसे पता चलेगा आपको कि सारी चीज़ें कैसे यूज हो रही हैं, डिवाइड बाई 250, क्योंकि FY की वैल्यू 250 है, इसका आंसर आएगा 1। चलो आउट स्टैंड ऑफ फ्लेंज, आउट स्टैंड ऑफ फ्लेंज, ये कैसे निकलेगा, रोल्ड सेक्शन अगर आप मान के डिज़ाइन करोगे तो स्मॉल b जो होगा वो होगा BF डिवाइड बाई 2। मैंने पहले भी समझाया था, जब आपको अब बीम का शियर कॉन्सेप्ट समझा रहा था, मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें बता दी थी कि डेप्थ कैसे कंसिडर करते हैं, आउट स्टैंड ऑफ फ्लेंज कैसे कंसिडर करते हैं। अगर ये रोल्ड सेक्शन डिज़ाइन करोगे तो आपका ये निकल के आएगा B इक्वल टू BF बाई 2। ये आपको दे रखा है कितना है, दिस इज द गिवन दैट 100, तो 100 डिवाइड बाई 2, दिस इज कमिंग टू बी 50 mm। अब यहाँ से आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये कि सेक्शन का क्लासिफिकेशन करना है, तो 2 रेशियो निकालने पड़ते हैं, B डिवाइड बाई TF, ये आपका निकल के आएगा 50 डिवाइड बाई 7.3, दिस इज कमिंग आउट टू बी 6.849, दिस इज 9.4 एप्सिलॉन। ये क्राइटेरिया होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, इसको मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में डील नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ कि B डिवाइड बाई TF का रेशियो अगर 9.4 इंटू एप्सिलॉन से कम हुआ तो इसको प्लास्टिक क्लासीफाई करोगे। इसके साथ में आपका D डिवाइड बाई TW, D कितना आया था आपके पास 166.4 डिवाइड बाई TW, दैट इज 5.4। ये रेशियो अगर आपका आता है 30.81 और दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 84 एप्सिलॉन। अगर ये वैल्यू 84 से एप्सिलॉन से कम और 9.4 से ये रेशियो अगर कम आया B बाई TF और D बाई TW, तब इस सेक्शन को आप क्या कर पाओगे, ये कोड में जा करके आप देख लेना, कहीं पे भी कोड में कंप्रेशन मेंबर या बीम टॉपिक पढ़ोगे तो वहाँ पे ये क्लासिफिकेशन दिया गया है, वहाँ पे ये बताया। तो आपको एग्जाम में तो ज़्यादातर दे के रखेगा, और नहीं भी दिया होगा तो कोशिश ये करना
कि एक लाइन लिख देना। अगर आपके पास टाइम बहुत कम बच रहा है, सेक्शन टू बी क्लासिफाइड एज प्लास्टिक सेक्शन, और ये सब कहानी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ, कल को एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सकता है, क्योंकि B/TF पूछेगा किससे कंपेरिजन कर दो, 4 ऑप्शन बना के दे देगा, 9.4 या 8.4 या 6.4 ऐसे करके ऑप्शन देगा, तो कम से कम ये पता हो कि 9.4 से कंपेरिजन करते हैं। यहाँ पे अगर देखो तो 84 से कंपेरिजन करते हैं। तो हैंस द सेक्शन इज प्लास्टिक, तो इसको मैं लिख देता हूँ हैंस सेक्शन इज प्लास्टिक, सेक्शन प्लास्टिक है। तो इसलिए आप यहाँ पे सिग्मा जो बेंडिंग स्ट्रेसेस आप लिख रहे थे ABC करके, वो आप 0.66 इंटू FY लिख सकते हो, अन्यथा आप नहीं लिख सकते थे। इसलिए हमको इतना चीज़ें बतानी आपको पड़ गई। चलो अब हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। अभी तक कहानी मैंने ये डील की, अब आप पहले इसको कॉपी कर लो, कुछ भी नहीं है टफ है, बस यहीं तक अभी आपको मेहनत करनी पड़ी है। ये तो क्लास में दिया होगा, इसको देख बार बार लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में मेंशन होगा, नहीं मेंशन है तो सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए टेबल अलाउ रहती है। ये कहानी ध्यान रखना है थोड़ा सा। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती, टफ लगता है, तो प्लीज़ इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो। कैसे? एक लाइन लिखना, एज्यूम प्लास्टिक सेक्शन, और आगे बढ़ जाना। ज़्यादा ज़्यादा आपका एक नंबर कटेगा, उससे ज़्यादा आपका नंबर नहीं कटेगा, इससे आपका टाइम बचेगा। आपने ये स्टेप दिखा रखे होंगे, इससे आपको नंबर मिल जाएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या मतलब इसी का पार्ट मूव करते हैं। अभी तक ये कहानी हमने देख ली, अब हम लोग ये क्या करेंगे, इसके कुछ और स्टेप्स हैं, शियर में चेक कर लेते हैं, बेंडिंग में चेक कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिफ्लेक्शन वगैरह में सारी कुछ चीज़ों को चेक कर लेते हैं। आगे की कहानी हमारी ये हो जाती है कि कैसे हम चीज़ों को यहाँ पे शियर में क्या है, सेफ है या नहीं है, उस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि जो डेवलप्ड शियर स्ट्रेस है, जो डेवलप्ड शियर स्ट्रेस है, क्या आपकी परमिसिबल शियर स्ट्रेस से कम है या ज़्यादा है, ये चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। हम लोग वर्किंग से कर रहे हैं, तो ध्यान है कि वर्किंग स्ट्रेस का ही डील करेंगे। अगर LSM से डील करते तो LSM की स्ट्रेसेस को लेते, तो दोनों को मैं समझा देता हूँ, ताकि आप अगर बीटेक स्टूडेंट्स हैं तो आप LSM से कर सकते हो, अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं तो आपको क्या है, आप कर सकते हो WSM से। तो दोनों मैं प्रोसेस बता देता हूँ एक साथ में, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। चलो आगे, चेक फॉर शियर या चेक फॉर बेंडिंग। पहला चेक फॉर बेंडिंग, किसके लिए चेक करना है, बेंडिंग के लिए। बेंडिंग के लिए अगर आपको चेक करना है तो बेंडिंग में पहले आप बताओ आपको जो Z चाहिए, चेक फॉर बेंडिंग, तो सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेसेस जो आएंगी वो आएंगे M/Z, जो भी आपने प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो M की वैल्यू आपके पास पहले से 25 × 10⁶ है। Z की वैल्यू आपने अभी मानी, क्या मानी, 167। देखो इसका जो अभी से क्रॉस सेक्शन मैंने क्लासीफाई किया था, उसमें Z की वैल्यू मैंने मेंशन की थी, तो वही Z अब आपको रखना है, क्योंकि अभी ये प्रोवाइड कर रहे हो आप, क्योंकि ये प्रोवाइड कर रहे हो तो इसको रखना पड़ेगा आपको। तो 167 ये सेक्शन का प्रॉपर्टी दिया था, दैट इज 167, एक मिनट वेट, हाँ ये वैल्यू दी थी आपकी 169 थी, सॉरी, दिस इज द 169.7। तो ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए इंटू 10⁻⁶, क्योंकि ये प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि इसी पर डिजाइन करना आपको है, तो आपको वही प्रोवाइड करना पड़ेगा जो आपने यहाँ पे सेक्शन को चूज किया है। तो उसका Z कितना था जो अभी आपको क्लासीफाई किया, आपने अपने नोट्स में मेंशन कर रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू लगभग निकल के आती है 147.318 Nm²। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आती है, ये वैल्यू डेवलप्ड है, और ये डेवलप्ड वैल्यू आपकी परमिसिबल से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो दिस इज कितना आया था, परमिसिबल स्ट्रेस कितना था, सिग्मा ABC दैट इज परमिसिबल, दैट इज 165 पॉइंट समथिंग, चलो Nm²। इसका मतलब ये ओके है। बेंडिंग में क्या हो गया, सेफ हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं चेक फॉर शियर। चेक फॉर शियर, अगर मैं शियर की बात करूं तो चेक फॉर शियर, शियर में क्या करोगे, यहाँ पे आपको टाउ जो डेवलप्ड है, टाउ डेवलप्ड मैं बात कर रहा हूँ, टाउ डेवलप्ड, इससे आपको आसानी रहेगी। टाउ होता क्या है, टाउ होता है शियर फोर्स डिवाइड बाय शियर एरिया। तो यहाँ पे आप लिखोगे शियर आपको पता है, V max आपको पता है, डिवाइड बाय शियर एरिया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शियर एरिया। आप बताइए कि यहाँ पे जो VU max है आपने निकाला था 25 किलो न्यूटन आया था, तो ये 25 को मैंने कन्वर्ट कर दिया न्यूटन में, तो यहाँ से निकल गया। शियर एरिया क्या आएगा, अगर रोल्ड सेक्शन डिजाइन करोगे तो उसका शियर एरिया आएगा D × TW। जो ओवरऑल डेप्थ होती है, मैंने पहले भी बताया था, TW तो आपका वेब, पहली बात तो वेब रजिस्ट करती है, इसलिए वेब की थिकनेस रखते हैं। दूसरी बात
डी ओवरऑल, अगर रोल्ड सेक्शन है तो उसकी जो ओवरऑल डेप्थ होगी वही आपका क्या होगा, शियर एरिया में कंसीडर किया जाएगा, वही डेप्थ आपकी वेब की भी हो जाएगी। अगर वही आपका वेल्ड सेक्शन होता, वेल्डेड करके बनाया होता, तो वेल्ड के केस में आपको क्या है कि बीच में जो क्लियर स्पैन होती है वो उसको लेते हैं, क्लियर डिस्टेंस जो होती है, ठीक। इस तरीके से हम लोग वहाँ पे निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डी इंटू टी डब्ल्यू। तो फ्रेंड्स 25 इंटू 10⁻3, डी की वैल्यू कितनी है 200 इंटू टी डब्ल्यू 5.4, ये वैल्यू सॉल्व करने पे आती है 23.148। और आपको पता है कि परमिसिबल स्ट्रेस आपके पास कितनी है 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर, तो ये वैल्यू है न्यूटन पर एम स्क्वायर में, और आपके पास जो परमिसिबल है वो कितनी है 100 मेगा पास्कल, ठीक है। तो 100 मेगा पास्कल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मतलब ओके, क्योंकि देखो रजिस्टिंग वैल्यू परमिसिबल स्ट्रेस का मतलब होता है रजिस्टिंग वैल्यू। अगर 100 अब डेवलप्ड कितनी हो रही है 23.148, अगर ये डेवलप्ड है और डेवलप्ड आपकी अगर डेवलप्ड जो है आपकी परमिसिबल से कम है, इसका मतलब वो शेयर में क्या है सेफ है। इसका मतलब हमारा सेफ किस में हो गया, बेंडिंग में सेफ हो गया, शेयर में सेफ हो गया। अब हमको चेक करना है चेक फॉर डिफ्लेक्शन, ये लास्ट पॉइंट है इसका, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन को देख लेते हैं, चेक फॉर डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आप बताइए डेल्टा कैलकुलेटेड कैसे निकालोगे। देखिए यूडीएल लोड लगा है, तो यूडीएल के केस में डिफ्लेक्टेड प्रोफाइल कुछ इस तरीके से आएगी, और डिफ्लेक्शन आपका कितना होता है आप बताइए, 100 में पढ़ रखा होगा आपने कि अगर यूडीएल है सिंपली सपोर्टेड पे तो 5/384 WL4/EI, तो इसका फार्मूला आएगा 5/384 दैट इज WL4/EI। तो इस तरीके से आप चीज़ों को निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा 5/384। यूनिट का प्रॉपर केयर रखना आपको यहाँ पे ध्यान। W की वैल्यू आपने निकाली थी 12.5, अच्छा उसके बाद में आपने L की वैल्यू क्या निकाली थी 4 मीटर थी, तो इसको मैं 4000 mm कन्वर्ट कर देता हूँ और इसकी पावर कर देता हूँ 4। अच्छा डिवाइड बाई E की वैल्यू है 2 × 10⁵ होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और I आप जो प्रोवाइड करे उसको रखना पड़ेगा, तो वो वैल्यू थी 16096.6 10⁴। ध्यान है कौन सा प्रोवाइड करना है, अब जो भी आपने अभी प्रोवाइड किया था, जो भी आपने सेक्शन को माना था वो पुट करना है, ना कि शुरुआत वाला आई पुट करना। तो इस चीज़ का एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स जब सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आता है 12.27 mm। ये तो डेवलप्ड है, ये डेल्टा कैलकुलेटेड है। और डेल्टा परमिसिबल क्या होता है, परमिसिबल डेल्टा ये होता है दैट इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड में ज़्यादातर जनरल लोडिंग की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये होता है स्पैन/300। स्पैन आपके पास कितनी है, स्पैन है आपके पास 4000 mm है, या 4 मीटर बोलो या 300 इसको बोल दो, 2 0 गया। ये आंसर आपका आएगा लगभग 13.33। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा परमिसिबल है वो ग्रेटर है, डेल्टा परमिसिबल जो डिफ्लेक्शन है ग्रेटर देन डेल्टा कैलकुलेटेड, ठीक है। इसका मतलब ओके है, ये सेफ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा सेफ तो नहीं है, क्योंकि लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 12-13 में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कई बार स्पैन में आपको कई क्वेश्चन में स्पैन/325 भी मिल जाएगा, लेकिन मैंने जनरल लोडिंग के केस में बता दिया, कोई स्पेसिफिक लोडिंग नहीं बताया कि ये लोडिंग हो रही वो लोडिंग हो रही, तो आप इसको मान के करोगे। तो देखो कितना आसान था, पहले शियर निकालो, उसके बाद बेंडिंग निकालो, बेंडिंग से आप पहला एक काम करो सेक्शन मॉडुलस निकाल लो, सेक्शन मॉडुलस के करस्पॉन्डिंग जा करके आप क्या करिए एक सेक्शन को चूज कर लीजिए, उस सेक्शन की सारी प्रॉपर्टी लिख लीजिए, वहाँ से एक काम करिए D/TW या B/TW TF का रेशियो निकाल के चेक कर लीजिए कि 9.4 और 84 से ये कम ओम है, प्लास्टिक क्लासीफाई करके आगे बढ़िए। परमिसिबल स्ट्रेस आपको बताई रखी ये है, अगर वर्किंग से कर रहे हो तो इसको कंसिडर करना। इसी चीज़ को अगर आप LSM से कंसिडर करते तो यहीं पर ये चीज़ें बदल जाती। कैसे बदलती देखो, यहाँ पर चीज़ें कैसे बदलती, अगर मैं LSM से लगाता तो जो वर्किंग मैंने आपने टाउ एवरेज आपने ये लिख रखा ना 0.4 × FY, अगर ये तो WSM से है, क्या है WSM से, अगर आप LSM से लगाते हैं ना फ्रेंड्स, तो इसी टाउ को आपको लिखना पड़ता है क्या FY/√3 × गामा m0। ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। एक चीज़ और बता दें, आज बहुत दिन बाद मतलब मेरे को एक चीज़ याद आ रही है, क्या आप जब बेल्ट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे FU यूज कर रहे थे, अल्टीमेट यूज कर रहे थे, और यहाँ पे FY यूज कर रहे हो। क्या ऐसा डिफरेंस आ गया कि आप यहाँ FY बता रहे हो? इसका रीज़न ये होता है फ्रेंड्स है, कनेक्शन को हमेशा अल्टीमेट पे डिज़ाइन करते हैं और मेंबर को हमेशा यील्ड पे डिज़ाइन करते हैं। तो ये तो एक हमारा मेंबर है, कोई कनेक्शन तो है नहीं, इसलिए FY यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो ये सब बुकों में देखने को आपको नहीं मिलेगा, ये सब अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो आप कहोगे सर, अरे सर आप यहाँ पे यील्ड क्यों ले रहे हो,
और आपने वेल्ड में तो सर आपने बताया, अरे वो कनेक्शन था भैया, तो कनेक्शन में तो आप अल्टीमेट भी डिज़ाइन करोगे, क्योंकि कनेक्शन फेल हुआ तो पूरा स्ट्रक्चर फेल हुआ। इसलिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं वो FY यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है। बाकी आपने जो बेंडिंग में यूज़ किया तो बेंडिंग में आप आराम से, LSM में भी बेंडिंग में आपको स्ट्रेस दे रखा है, तो आप अगर यहाँ पे कंपेरिजन करते हैं ना तो ये लिखते FY डिवाइड बाई √3 इंटू गामा m0। तो ये LSM में अगर स्टूडेंट्स कोई हैं जिसको बीटेक स्टूडेंट्स होंगे जो LSM से करना चाहते हैं तो कुछ मत करो, यहीं पर सीधे आप ये वर्किंग से आपने तो ये लिख दिया, ये वर्किंग से आपने 100 लिखा, इसकी जगह पे एक बात और लिख सकते थे क्या, FY डिवाइड बाई √3 इंटू गामा m0। ये हो जाता है LSM से आपका, बस खत्म कहानी। बाकी आपको डिफ्लेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन क्या है, लिमिटेड स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, वहाँ कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं आता, एक तो आपका बेंडिंग का बस आता है। तो बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप LSM से डिज़ाइन करते तो यहाँ पे प्लास्टिक सेक्शन आता है, ZP आता है, तो बस इतना अंतर होता है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट मैंने कर लिया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, ये क्वेश्चन है मेंस में 20 नंबर का आने के चांस रहते हैं इसके, ठीक। जो सेमेस्टर स्टूडेंट्स होंगे उनमें भी आएगा, चाहे वो बीटेक हो चाहे वो डिप्लोमा हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमने डील किया। अब अगला क्वेश्चन हम डील करेंगे जो कि ऐसा ही है, कुछ आसान है। तो सबसे पहले आप इसको लगा लो, उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। चलो आगे मूव करते हैं हम लोग हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और फटाफट। एक बिल्टअप सेक्शन भी डिज़ाइन कर देते हैं, क्योंकि बिल्टअप सेक्शन अभी तक पढ़ा नहीं है तो उसको थोड़ा डिज़ाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरी तो हमने पढ़ रखी है, उसको अप्लाई करना ज़रूरी है कि कैसे चीज़ों को अप्लाई किया जाए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक बिल्टअप सेक्शन की डिज़ाइनिंग पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे, एक आइडिया हो जाएगा कि कम से कम कुछ तो पता रहे ना कैसे क्वेश्चन डिज़ाइन होते हैं। तो बीम और इन चीज़ों के बारे में आपको कम से कम पता होना चाहिए। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि सिविल सर्विसेज में पूछा गया IAS का क्वेश्चन है। देखिए IAS के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब अच्छे ही होते हैं उसमें, और ES का भी क्वेश्चन खराब नहीं होता है। छोटे मोटे एग्जाम छोड़ दीजिए, कोई बहुत सेमेस्टर में और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस उसमें भी नहीं होता है। तो इस चीज़ का आपको एकदम दिमाग में बैठा के रखना चाहिए। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चल आगे बात करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया है पहले डिज़ाइन कर लेते हैं। IAS में पूछा गया है, जो कि 2008 और 2013, क्वेश्चन नंबर 3 IAS परीक्षा में पूछा गया है, दैट इज 2008 में पूछा गया। चलो, डिटरमिन द वेदर अ माइल्ड स्टील सिंपली सपोर्टेड, डिटरमिन सारे स्टेप लगभग सेम रहेंगे। वेदर का मतलब होता है इफ या नहीं। डिटरमिन द वेदर अ माइल्ड स्टील सिंपली सपोर्टेड बीम, ये 20 नंबर में आया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 मार्क्स, ठीक है। आपको देख लो यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अ सिंपली सपोर्टेड अ माइल्ड स्टील सिंपली सपोर्टेड आपको बता ही दिया, मतलब सिंपली सपोर्टेड है ये, ओके। फिर क्या कह रहा है, कौन है ये, ISLB लाइट बीम है, 300 है। ओवरऑल डेप्थ आपको पता चल गई। बीम विथ इफेक्टिव स्पैन, बीम विथ इफेक्टिव स्पैन ऑफ 5 मीटर इज safe to carry a UDL of 25 kilonewton per meter over its length. The compression flange is retained. The compression flange
is restrained against lateral buckling, इसको रोका गया है। लैटरल अगर नहीं रोकोगे तो इसकी स्ट्रेंथ, इसकी वजह से एक स्ट्रेंथ का रिडक्शन फैक्टर आपको लेना पड़ेगा। लैटरल बकलिंग थ्रू आउट इट्स लेंथ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये ले लिया गया थ्रू आउट इट्स लेंथ, पूरी लेंथ में इसको लेटरली रोक दिया गया है कि आप बकल नहीं हो सकते हैं। चेक फॉर फ्लेक्चर, देखो इसने खुद ही बता दिया, चेक फॉर फ्लेक्चर मतलब बेंडिंग के लिए चेक करना है, फ्लेक्चर कॉमा शियर कॉमा डिफ्लेक्शन, ठीक है, यहाँ पे एंड कर दीजिएगा, एंड डिफ्लेक्शन। टेक क्या क्या लेना है आपको सारा बता दिया, क्या क्या चूज करना है। ये ई है आपके पास, दिस इज अ 2 × 10⁵ मेगा पास्कल। और कहानी बता रखा है सेल्फ वेट जो है, जो बताया है सेल्फ वेट, उसका जो ISL भी बता रखा है वो है 371 न्यूटन पर मीटर। एरिया इसका बता रखा है, एरिया 4808 mm²। उसके बाद में डेप्थ आपको बता रखा है, डेप्थ इज इक्वल टू 300 mm। ये सारी कहानी आपको बता दिया, ठीक, डेप्थ आपको पता चल गई। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको I एक्सेस के अबाउट है 7332.9 cm/4 पावर बोला है, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे mm में, कॉमा जेड एक्स आपको बोला है 48.9 cm3, ठीक है। उसके बाद में TW आपको बोला है 10 mm। ये कहानी सारी आपको बता दी है, ठीक है। चल देखो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले एक काम करते हैं, आपको जो भी निकालना है उसके पहले आपको ज़रूरी क्या है, शियर फोर्स ज़रूरी है, उसके अलावा आपको बेंडिंग मोमेंट ज़रूरी है, लेकिन उसके पहले आपको लोड कैलकुलेशन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग ये चेक करेंगे कि अप्लाइड लोड या अप्लाइड लोड जो आपका है क्या वो शियर में सेफ़ है या बेंडिंग में सेफ़ है या नहीं। अगर सेफ़ है तो ठीक है, नहीं सेफ़ है तो आपको हो सकता है कि इस केस में आपको बिल्टअप बीम भी डिज़ाइन करनी पड़ जाए। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले लोड कैलकुलेशन। स्टेप 1 लोड कैलकुलेशन, आप सेमेस्टर में ऐसे लिख भी सकते हो, पहला स्टेप है लोड कैलकुलेशन। पहला एक काम करो, डेड लोड निकालते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ डेड लोड। डेड लोड कैसे निकलेगा, आप देखिए आपके पास में पर मीटर के हिसाब से निकालना है, तो डेड लोड है 371 न्यूटन पर मीटर, इसको मैं लिख सकता हूँ 371 किलो न्यूटन पर मीटर, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। ये तो आपको कहानी मिल गई। चल लाइव लोड आपको बताया 25 किलोमीटर, पढ़ लीजिए, यहाँ पे कहीं पे दिया होगा, ये दिया है आपका लाइव लोड। चाहो तो आप डेड लोड कंसीडर करो, चाहे ना करो, क्योंकि बहुत कम है एज कम्पेयर टू 25 देखो तो बहुत कम है। अगर आप कंसीडर करते हो तो गुड है, नहीं कंसीडर करते तो कोई दिक्कत नहीं। लाइव लोड आपके पास है 25 किलो न्यूटन पर मीटर। अब फ्रेंड्स एक काम करो, टोटल लोड निकाल लो, दैट इज टोटल लोड W इज इक्वल टू डेड लोड प्लस लाइव लोड। ये आंसर निकाल के आपको दे देगा, डेड लोड है 0.371 प्लस 25, ये आपका आंसर आएगा 25.371, दिस इज द किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक। देखिए पर मीटर मुझे निकालना था, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया कि लेंथ का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि मुझे चाहिए किसमें, किलो न्यूटन में, पर मीटर में। ये तो W हो गया। अगर आप इसको बताया नहीं है, आप दो चांस हैं आपके पास, या तो चाहो तो आप इसको WSM से डिजाइन कर सकते हो, या चाहो आप LSM से डिजाइन कर सकते हो। लेकिन अब जो प्रेजेंट टाइम में जो क्वेश्चन आएंगे वो हमेशा LSM पे ही आएंगे, तो मैं LSM की डिजाइनिंग कर रहा हूँ। और जो स्टूडेंट्स सेमेस्टर के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो वो यहाँ पे कुछ नहीं, लोड को अभी तो ये मैंने वर्किंग से ही लिखा है, तो ये वर्किंग लोड है, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड वर्किंग लोड। ये वर्किंग स्टेट से यूज करना चाहेंगे तो ये लोड लगाएंगे। अगर मेरे को लिमिट स्टेट से पढ़ना हो तो WU, दिस इज कॉल्ड फैक्टर्ड लोड। अल्टीमेट लोड पर डिजाइन करेंगे फैक्टर्ड लोड। तो ये फैक्टर्ड लोड क्या करते हैं, 1.5 आप W करोगे, ये आ जाएगा आपका 1.5 × 25.37, और ये निकल के आता है आपका 38.06 किलो न्यूटन पर मीटर। ये आंसर आपका निकल के आ जाता है। तो ये कहानी आपकी इसकी हो गई। अब पहला काम यह है चेक फॉर फ्लेक्चर, पहला दूसरा स्टेप हो जाएगा चेक फॉर बेंडिंग। चेक फॉर फ्लेक्चर बोलो या बेंडिंग बोलो, दोनों बातें सेम है। चेक फॉर फ्लेक्चर और बेंडिंग दोनों बातें सेम है। अब इसको चेक करने के लिए सबसे जरूरी ये बात हो जाती है कि आपका जो गिवन है उसको जेड अवेलेबल को हम देख लेते हैं। जेड अवेलेबल कितना है, पहले
जेड अवेलेबल आपके पास कैसे निकालोगे, आई एक्स एक्स डिवाइड बाई जेड अवेलेबल तो आपको दिया है शायद 48 पॉइंट समथिंग करके, निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसकी जेड अवेलेबल वैल्यू कितनी है 48.9, तो 48.9 है इंटू 10⁻³ कर दिया क्योंकि मुझे mm में चाहिए। अब जेड प्रोवाइडेड मैं निकाल लेता हूँ, दूसरा है जेड रिक्वायर्ड बोलो या प्रोवाइडेड बोलो, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ। तो जेड रिक्वायर्ड आपका निकल के आएगा क्या, LSM से मैं पढ़ रहा हूँ m/fy, जैसे आप WSM से करोगे मैं बता देता हूँ सारी चीज़ें क्या। अगर आप WSM से करते तो पहली बात तो ये फैक्टर्ड नहीं करते, सीधे लोड आप लेते कितना 25.37, ठीक। और यहाँ पे m इजिकल टू स्ट्रेस की अगर बात करें, अगर आप वर्किंग से लगाते तो सीधा सिग्मा BC लिखते और जिसकी जगह पे आप लिखते 0.66 इंटू FY लिखते। लेकिन मेरा मुख्य मुद्दा यहाँ पे ये है कि मुझे डिज़ाइन करना है किसके थ्रू, मुझे करना है LSM से, तो मैं लिखूंगा FY डिवाइड बाई 1.1। तो मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में। अगर आपको यहाँ पे वर्किंग से करना हो, वर्किंग से अगर करोगे तो आपको सिग्मा जो है बेंडिंग स्ट्रेसेस जो लेनी है, सिग्मा बेंडिंग, वो 0.66 इंटू FY लेना है। अगर आपको LSM से करना है तो सिग्मा B की जगह पे FY डिवाइड बाई 1.1 लेना है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। वर्किंग से करोगे तो लोड आपको सीधे W कंसिडर करना है, अगर आप LSM से करोगे तो आपको लोड जो लेना है वो आपको अल्टीमेट पे 1.5 इंटू W का। तो मैंने दोनों कहानी बता दी, जिसको WSM से करना है WSM से कर सकता है। तो जो स्टूडेंट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं वो आप लोग WSM से कर सकते हो, कोई फर्क नहीं रहेगा, ठीक है। मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ। तो जेड रिक्वायर्ड पे आते हैं, जेड रिक्वायर्ड पे आप आ जाइए। जेड रिक्वायर्ड इजकल टू, आप बताइए बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालोगे। आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम उसने बताया था और इसके ऊपर लोड में बना के दिखा देता हूँ। मैं यहीं पे बना देता हूँ ताकि आपको सारी क्लियरिटी आ जाए। ये है आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम, इस पे आपने यूडीएल लगा रखा है और ये यूडीएल आपके पास अब कितना बदल के आ गया। मेरे को यहाँ पे LSM से करना, मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूँ, मैं डिजाइनिंग कर रहा हूँ LSM से, लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड। तो यहाँ पे देखो आपके पास लोड अब निकल के जो आया है वो टोटल लोड अब फैक्टर निकल के आया है अल्टीमेट पे 38.06 किलो न्यूटन पर मीटर। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे एक काम करिए, एक शियर फोर्स डायग्राम बना दीजिए और एक काम, सॉरी ये लाइन थोड़ा सा आगे से जाएगी, ये इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते। दैट इज WL/2 माइनस और ये WL/2 प्लस, ये निकल के आ गई। चल इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप कुछ इस तरीके से बनाओगे और जिसकी वैल्यू M निकल के आएगी, अल्टीमेट निकल के आएगा WU इंटू L इफेक्टिव का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 8। तो जेड रिक्वायर्ड आ जाएगा M, दैट इज W L इफेक्टिव का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई दैट इज FY डिवाइड बाई 1.1। तो जेड रिक्वायर्ड यहाँ से निकल के आएगा क्या। अगर आप WSM से करते तो क्या करते, सिर्फ W यूज करते, जो कि यहाँ पे आपका वर्किंग में दिया है W, जो कि वैल्यू वर्किंग में 25 समथिंग थी। L स्क्वायर L वही रहेगा 8 करोगे और यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस क्या रखोगे 0.66 FY से आप सॉल्व कर दोगे। तो जेड रिक्वायर्ड यहाँ से जो निकल के आएगा क्या, W की वैल्यू कितनी है 38.06, L की वैल्यू आपके पास कितनी है भाई 5 मीटर है ना, 5 मीटर, ठीक। चलो डिवाइड बाई 8। अच्छा FY की वैल्यू कितनी है 250 डिवाइड बाई 1.1। अच्छा ये आंसर आपका निकल के आता है कितना, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, किलो न्यूटन पर मीटर में आया होगा, 10 किलो न्यूटन इंटू मीटर में आया होगा, 10⁻6 कर दिया तो ये कन्वर्ट हो गया न्यूटन इंटू मीटर में, MM में सॉरी। तो यहाँ से जेड रिक्वायर्ड आपका निकल के आता है, मैं बता रहा हूँ 0.523 10⁻6 mm³, ये निकल के आपका आ जाता है, ठीक। चल अब आप बताइए, आपके पास एक जेड प्रोवाइडेड है और जेड आपके पास अवेलेबल है, ये है जेड अवेलेबल और ये जेड है रिक्वायर्ड। आप बताइए कितना अंतर है इसमें। इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ थोड़ा सा आपको आसानी हो जाए। 520, इसको पावर में कन्वर्ट करता हूँ, 523 10⁻³ mm³। अब आपको आसान लगेगा कंपेरिजन करने में। देखो यहाँ से 523 है और यहाँ पे कितना है 48.9, मतलब बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा हाई चाहिए। अब क्या करोगे, अब आपके पास सेक्शन तो लिमिटेड है, तो आप क्या करोगे, इसको बिल्टअप सेक्शन डिज़ाइन करोगे। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, जेड रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन, काफ़ी ज़्यादा ग्रेटर है एज कंपेयर टू जेड अवेलेबल, हैंस बिल्टअप सेक्शन इज डिज़ाइन, हैंस कवर प्लेट या हैंस कवर प्लेट इज प्रोवाइडेड, कवर प्लेट इज रिक्वायर्ड, कवर प्लेट की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी। अब वो कैसे निकालोगे वही कहानी अब देखना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब कवर प्लेट की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है, अगर कवर प्लेट की ज़रूरत पड़ने वाली है तो उसके पहले आपको एरिया प्लेट चाहिए। तो एरिया प्लेट के लिए क्या करना पड़ेगा, फार्मूला आपको पढ़ाया था, अब ये काम आएगा, AP इंटू डी इज इक्वल टू ZP रिक्वायर्ड माइनस जेड अवेलेबल, आप बीम जो भी हो
ये निकल के आएगा। या इसको ऐसा भी कर सकते हो, एरिया AP इजकल टू डिवाइड बाई डी। ये फार्मूला मैंने बहुत मेहनत करके डिजाइन किया था, डेराइव किया था, तो इस चीज़ का आपको एकदम ध्यान रखना चाहिए। तो जेड रिक्वायर्ड आपके पास कितना है फ्रेंड्स? जेड रिक्वायर्ड है 523, ठीक है। माइनस कर देता हूँ, या इसको आप एक काम करो 10⁻³ ले लो, माइनस 48 पॉइंट समथिंग 48.9 इंटू 10⁻³। डेप्थ कितनी है आपके पास सेक्शन की? आपको पहले ही बताया 300, तो मैं इसको 300 पुटअप करूँगा। यहाँ से सॉल्व करोगे कितना निकल के आएगा? लगभग 116.6 mm² में एरिया निकल के आ गया। ये हो गया प्लेट का एरिया। अब आपको चाहिए 116 एरिया है, तो इसको मैं लगभग प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसका मान के चल रहा हूँ, आप इसको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ लगभग 50×2 का मान के प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्रोवाइड आप ज़्यादा भी प्रोवाइड कर सकते हो, आप 116 आया है, आप इसको मान के चलिए, आप प्रोवाइड कर दीजिए इसको कम से कम 150 भी प्रोवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ 100 के आसपास, आप 150 भी प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेशन 100 के अकॉर्डिंग, नहीं तो मैं चेंज कर देता। प्रोवाइड 2 कवर प्लेट, इसको बढ़ा के ही प्रोवाइड करूँगा ज़्यादातर। कवर प्लेट आप 50 mm इंटू 2। चलो अब यहाँ पे आपका एरिया कितना हो जाएगा? 100। तो कुछ इस तरीके से कहानी निकल के आने वाली है आपके सामने, कुछ इस तरीके से। ये है आपका, दिस इज द रोल्ड सेक्शन और दिस इज द रोल्ड सेक्शन, कुछ इस तरीके की कहानी है। ये आपको बता रखा है 300 mm है, तो आपने 300 mm यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अब इसके ऊपर आपको लगाना है प्लेट। अब पहली बात आप ये देखो, फ्लेंज की विड्थ कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, दैट इज टेकन एज सेल्फ विड्थ दिया है, सब कुछ दिया है, और कुछ तो बताया नहीं आपको। चलो नहीं बताया, 50 mm मान के हम लोग डिज़ाइन करते हैं, तो ये 50 mm हमने प्लेट को मान लिया, ये हमने 50 mm क्या माना? प्लेट माना, और इसकी थिकनेस 2 mm मानी, और ये मान लिया हमने 50 mm, ठीक है। दिस इज 50 mm। अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से निकालना पड़ेगा। यही सब कहानी थोड़ा मेहनत की होती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये है एक्स एक्स सेक्शन, ये है वाई वाई। अब देखो क्या हो रहा है, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका जाहिर सी बात है कुछ और आया होगा। अब जाहिर सी बात है जब प्लेट आप ऊपर नीचे लगा दोगे, यहाँ पे भी 2 mm की प्लेट आप लगाओगे, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब ये बदला हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, फिर आगे चेक करते हैं। पहले आप इतना कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो आगे बढ़ता हूँ। ये कहानी तो सारी डील कर चुके हैं, तो इसलिए इसको रफ कर देंगे ताकि हमारे सारे स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस कि कैसे चीज़ों को यहाँ पे किया जाए। आगे बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकलेगा उसी को देखते हैं। तो आई एक्स एक्स कंबाइंड, अब कंबाइंड की बात करने वाले हैं। देखिए कंबाइंड के लिए ज़रूरी क्या है? पहले तो आपको प्लेट लगानी पड़ी। प्लेट मैंने जो भी एरिया आया उसको बढ़ा के ही रखा है, ठीक है। 116 आ रहा था तो मैंने उसको 50×2 है, इसको तो अलग अलग 2 प्लेट है, क्योंकि मैंने AP जब प्रूफ किया था तो मैंने एरिया वहाँ पे 2 मान के प्रूफ किया था, तो इसलिए आपको 50×2 का इधर, 50×2 का इधर प्रोवाइड कर। तो वो AP जो निकल के आया है 2 प्लेट का एरिया निकल के आया है। 116 आया था, मैं उसको बढ़ा के ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। 116 आया था लगभग, इसको मैं 200 मान के प्रोवाइड करूँगा, ठीक। तो इसलिए 100 इधर आ गया, 100 इधर आ गया आसानी से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ओके। उसको अप्रॉक्सीमेट बढ़ा दिया, क्योंकि जितना बढ़ा के रखोगे उतना सेफर रहोगे। अब आई एक्स कंबाइंड निकालना है, तो पहले आप बताओ आपके पास रोल्ड सेक्शन है, उसके बाद प्लेट लगाए हो, तो पहले रोल्ड सेक्शन का लिखो। रोल्ड सेक्शन का आप लिखोगे तो क्या करोगे? आई एक्स एक्स, आपके पास क्या है? आई सेक्शन है, इसका लिखो, प्लस आई आप प्लेट लिखोगे। प्लेट का एरिया चाहिए। चलो आई एक्स एक्स सेक्शन का कितना दिया था भाई? ये दिया था आपका पास, ये अप्रॉक्सीमेट मुझे लगता है 73 कितना दिया था, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये दिया था 73
32.94 10⁴ कर दिया क्योंकि सेंटीमीटर में था। प्लेट का कैसे निकालोगे, देखो इस एक्सेस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो इसका खुद के अबाउट पहले निकालो BD³/12, फिर पहला हिस्सा थ्योरम आपको लगानी पड़ेगी जो कि डिस्टेंस आपकी ये लगभग कुछ ना कुछ निकल के h आएगी जो कि 150 प्लस समथिंग करके निकल के आएगी। ये कितना था थिकनेस आपको दिया था, ये आपको गिवन है कम से कम मुझे लग रहा है दिस इज हाँ 150 मान के चलना है अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि लाइन एरिया मान के हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये प्लेट का आएगा 2 टाइम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 साइड प्लेट लगा रखा है, देखो एक ऊपर लगानी पड़ेगी एक नीचे कवर प्लेट, तभी उसको बिल्टअप बोल पाओगे। तो आप देखिए कि प्लेट का बी कितना है 50 है, डेप्थ कितना है 2 है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 50 × 2³ / 12। ये तो हो गया इसका खुद के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका खुद की एक्सेस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ये होगा, लेकिन आपको कहाँ पे चाहिए, इस एक्सेस पे चाहिए, कंबाइंड चाहिए, तो आपको देखना पड़ेगा इसकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितनी है। तो देखो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 300 है, उसका आधा कितना हो जाएगा, तो मैं h बार कह सकता हूँ 150 mm के आसपास आना चाहिए अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि देखिए 2 mm का अप्रॉक्सीमेट अगर आप 1 mm लोगे, 2 का आधा सेंटर पे जाओगे तो उसका 1 mm आएगा और 1 mm आप निगलेक्ट कर सकते हो, तो अप्रॉक्सीमेट आप 150 मान के काम करिए। तो इसका एरिया आएगा 50 इंटू प्लेट का एरिया 50 × 2 इंटू 150 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद में आपका जो आंसर निकल के आता है दैट कैन बी टेकन एज 77.83 10⁻⁶ mm4, ये निकल के आपका चला आता है। ठीक है, चलो अब हमको क्या चाहिए, ZXX अब हमको चाहिए न्यू। अब क्या निकल गया उसको देखते हैं, न्यू कैसे निकलेगा, जो भी आपने IXX निकाला है कंबाइंड का डिवाइड बाई आप क्या करोगे Y मैक्स करोगे। चलो आप बताओ कि ये कितना निकल गया 7.783 10⁻⁶ डिवाइड बाई कितना था Y, दैट इज द 152 कर दो। कैसे निकला, देखो 152 कैसे आएगा, 150 से 2 mm इधर 2 mm इधर से डिवाइड करोगे, 2 2 4 हो गया और ये हो जाएगा 304 mm, 304 का आधा करो 152 आ जाएगा। चलो यहाँ से हम लोग ये तो निकाल लिए, अब कहानी हमारी ये आ जाती है कि यहाँ से हमको वैल्यू कितनी मिल गई, दिस इज कमिंग आउट टू बी दैट इज 542.033 10⁻³ mm3, ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाती। तो ये Z हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो ZX न्यू निकल के आया जिसको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको प्रोवाइडर बोल दो, ये ग्रेटर हो गया Z अवेलेबल से। अब कहानी क्या हो गई इससे, पहले आप देख सकते हो कि जो चीज़ें आपकी निकल के आई थी उसमें आपकी कमी आ रही थी, तो Z रिक्वायर्ड आपका सो ज़्यादा था, अब जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो सही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा Z प्रोवाइडेड का कितना, कि आपने जो प्रोवाइड किया वो 540 के आसपास आपने प्रोवाइड किया, तो ये चीज़ें हमारी क्या हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये बेंडिंग में आप सेफ हो गया, क्यों, क्योंकि अब Z आपने क्या कर दिया, जो प्रोवाइड किया अवेलेबल से आपने ज़्यादा प्रोवाइड किया, तो जाहिर सी बात सेफ रहेगा। चलो अब बात कर लेते हैं चेक फॉर शेयर। अगला केस है, दूसरा केस चेक फॉर शेयर। चेक फॉर शेयर कैसे चेक करोगे, टाउ डेवलप्ड अगर मैं बात करूं, टाउ डेवलप्ड कैसे करोगे, VU मैक्स डिवाइड बाई रोल्ड सेक्शन मान के कर रहे हो, तो रोल्ड सेक्शन मान के करोगे तो इसके आपका वैल्यू निकल के आएगा क्या, एरिया आप क्या कंसिडर करते थे इसका, दिस इज D × TW। ओके, चलो आप बताओ कि यहाँ पे जो वैल्यू है VU मैक्स कैसे निकलोगे, WUL/2, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ VU मैक्स इज कल टू WUL डिवाइड बाई 2। W की वैल्यू है 38.06, L की वैल्यू है 5 डिवाइड बाई 2। यहाँ से सॉल्व करोगे कुछ ना कुछ निकल के आएगा, लगभग ये वैल्यू निकल के आती है 95.15। और जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा है अगर इसको आप वर्किंग से करना चाहते हैं तो ये 38 W आपको वर्किंग रखना पड़ेगा, लेंथ वही रहेगी, बाकी कहानी सेम, तो ये आंसर थोड़ा चेंज होकर आएगा। इसको आप 1.5 से डिवाइड करिए, वो वर्किंग का हो जाएगा। आप यहाँ पे पुटअप करिए, तो मैंने पुट किया 95.15, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। चलो अब आप बताइए D की वैल्यू कितनी रखोगे, जो वेब पोर्शन है ओवरऑल डेप्थ है वो आपके पास कितनी है, वो आपके पास है 300, तो ये हो जाएगा 300। TW कितना है, थिकनेस ऑफ दिस कितना गिवन है आपको सेक्शन का, शायद मुझे लग रहा है हाँ 10 mm दिया है, पहले से क्वेश्चन में दे रखा है तो मैंने 10 mm प्रोवाइड कर दिया। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे। और दूसरी बात है ये जो डेवलप्ड है ये लेस देन होना चाहिए किससे, FY डिवाइड बाई √3 इंटू 1.1। अगर आप WSM से करते, ये तो LSM है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LSM, सपोज दैट कि और वर्किंग से अगर आप करते वर्किंग WSM से, तो ये वैल्यू 0.4 इंटू FY से क्या होनी चाहिए थी, लेस।
तो ध्यान रखिएगा, अगर आप वर्किंग से कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे 0.4 इंटू एफ वाई करोगे, अगर आप LSM से करोगे तो एफ वाई डिवाइड बाई √3 इंटू 1.1 LSM में। ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेट जो आपका आंसर निकल के आएगा, मैंने इसको चेक नहीं किया, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी बताए थे आपको, हाई डिज़ाइन शेयर, वो सब आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आप कोशिश करो कि ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन एग्जाम में लो शेयर के ही केस आएंगे, तो उस मेथड से ना करके आप ऐसे करो। देखो मैं वहाँ पे कैसे समझाया था, वहाँ पे मैं दूसरे टाइप से जब थ्योरी क्लास ले रहा था तो वहाँ पे थोड़ा दूसरे तरीके से बताया था, लेकिन ये तरीका ज़्यादा बेटर बैठेगा। वहाँ पे मैंने कैसे बताया था, मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे मैं बताया था VD इजकल टू एफ वाई डिवाइड बाई √3 इंटू गामा M0 इंटू एरिया, तो दोनों बातें लगभग सेम ही है। ये डिज़ाइन फोर्स की बात करें, इसको अगर मैं इधर डिवाइड कर दूं तो बात तो वही हो जाएगी ना, A डिवाइड बाई दिस, ये VU मैक्स ही इस एक तरीके का VD आ रहा है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो दोनों फार्मूले सेम है, इसको अपान में डिवाइड करिए यही निकल के आ जाएगा, और एफ वाई डिवाइड बाई √3 1.1, यहाँ पे ये वैल्यू जो है सही आती है, मतलब एफ वाई की वैल्यू अगर मैं मानूँ इसको मैं सॉल्व करूँगा कैसे, कैलकुलेटर तो है नहीं मेरे पास, अप्रॉक्सीमेट सॉल्व करता हूँ, 3 2 0 ये गया ये गया, तो ये आंसर आएगा 95.15 डिवाइड बाई 3। इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आपका आएंगे 3 3 और ये आ जाएगा 3 1.2 बचेगा 2 और ये 7, तो लगभग इसके आसपास आता है, तो 31.71 मेगा पास्कल निकल के ये डेवलप्ड है, और ये लेस होना चाहिए किससे, इससे। इसकी वैल्यू कितना रखते हो 250 √3 इंटू 1, और जाहिर सी बात है ये वैल्यू हमेशा 200 के आसपास या 150 200 के आसपास निकल के आती है, तो इस तरीके से ये सेफ ही रहेगी। ओके, तो इस तरीके से इसको आपने क्या कर दिया, सेफ दिखा दिया, तो इसका मतलब ये सेफ है। ओके चलो, अब लास्ट पॉइंट बचता है डिफ्लेक्शन। बहुत आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको टफ लगे, बस सिंपली एक स्टेप याद रखो कि कैसे, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए, उसके बाद आपको शेयर में पता होना चाहिए, और शेयर का कॉन्सेप्ट जैसे RCC पढ़ते हो, सोम पढ़ते हो, सारा सेम रहता है। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, थर्ड पॉइंट है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन निकाल लेते हैं भाई। डिफ्लेक्शन क्या है, डिफ्लेक्शन कैलकुलेटेड जो है, दिस इज द सिंपली सपोर्टेड है, UDL है 5/384 WL4 अपान EI। ध्यान रहे फ्रेंड्स, ये जो W है ना, ये वर्किंग रखना पड़ता है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था लिमिट स्टेट ऑफ जो सर्विसिबिलिटी होता है वो आपका WSM पे लेते हैं, क्योंकि लोड वर्किंग लेते हैं, अल्टीमेट नहीं लेते हैं, ये गलती अक्सर स्टूडेंट करते हैं, फिर बार बार बताता हूँ, इसलिए हर जगह आप चाहे WSM में पढ़ोगे दोनों स्टेप सेम रहेंगे। तो ये W की वैल्यू आप क्या रखोगे, W की वैल्यू आपके पास शायद मुझे लग रहा है 25.38 आया था, तो 25.38, लेंथ की वैल्यू 5 है, तो इसको मैं 4 होगा, स्क्वायर नहीं होगा, 5000 की पावर 4 डिवाइड बाई ई की वैल्यू है 2 इंटू 10⁵, आई की वैल्यू आपने अभी निकाली, कंबाइंड कितना निकल के आया 77 पॉइंट समथिंग। तो ध्यान है आपको, अब कंबाइंड रखना है, क्योंकि अब इस पर डिफ्लेक्शन चेक कर रहे हो ना, अब ये भी बंद गया, इसके बाद ये भी आ गया, तो कंबाइंड का रखना पड़ेगा ना, शुरुआत का थोड़ी रख दोगे, क्योंकि अब इसके ऊपर इतना लोड काम कर रहा है। तो 77.83 इंटू 10⁻6, इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आएगा 13.26 mm। ये है डेल्टा आपका कैलकुलेटेड, और डेल्टा परमिसिबल का फार्मूला मैं बार बार लिखता आ रहा हूँ, स्पैन अपान 300। क्या होता है स्पैन अपान 300, चलो स्पैन कितनी है 5000, चलो 5000 mm है, डिवाइड बाय 300, ये 2 0 कैंसिल, ये आएगा 16.48 के आसपास, 16.66। तो आप देख सकते हो डेल्टा कैलकुलेटेड लेस देन है क्या डेल्टा परमिसिबल से। तो ओके, डिफ्लेक्शन में भी क्या हो गया, ओके। ऐसा क्वेश्चन 20 नंबर में आपका AS की परीक्षा में पूछा गया, तो सिविल सर्विसेज में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ES में भी पूछा गया, आपके सेमेस्टर में भी ऐसे ही क्वेश्चन ये आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हो। ओके चलो, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और डील करते हैं जो कि आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग अपने क्लास को ख़त्म करते हैं। कुछ ऐसा ही सिंपल है, पहले आप इसको कॉपी कर लो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो, ज़्यादा टिपिकल नहीं है फ्रेंड्स, इसको आसानी से आप कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन डील करना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। ये हैं आपके मेंस के क्वेश्चन हैं, अगर आप ये लगा लोगे एक बार तो आपको मेंस के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा कहीं पे भी, ठीक है। अगर नहीं लगाओगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि IAS 2013 में पूछा गया, उसको डील कर लेते हैं, फिर कहानी अपनी ख़त्म करते हैं। अगली कहानी दैट कैन बी टेकन एज
दैट कैन बी टेकन एज अगली अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, लास्ट क्वेश्चन है अपना, इसको ख़त्म करते हैं, फिर अगली क्लास में आपको प्लेट गर्डर पढ़ाएंगे, अच्छे से उसको डील करेंगे। चलो क्या है क्वेश्चन कह रहा है, ये तो सिंपल है, उससे भी थोड़ा आसान पड़ेगा, लेकिन ये भी AS में पूछा गया है 2013, 20 मार्क्स 20 नंबर में। चलो क्या कह रहा है उसको डील करते हैं। अ सिंपली सपोर्टेड आई बीम, अ सिंपली सपोर्टेड आई बीम ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ क्या है ये बीम, ISMB 350 ISMB 350 is to carry, दूसरे मार्कर से लिखता हूँ ताकि आपको दिखाई पड़े अच्छा, to carry an imposed load of imposed लोड समझते हो, लाइव लोड, imposed लोड को बोलते हैं लाइव लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन पर मीटर, 20 किलो न्यूटन पर मीटर है। द बीम एंड्स आर रेस्टिंग, द बीम एंड्स आर रेस्टिंग, द बीम्स एंड्स आर रेस्टिंग ऑन 250 mm थिक वॉल उस पर रखा गया है with bearing plates smooth, bearing plates जो हैं वो स्मूथ हैं और एक सपोर्ट के ऊपर रख दिया गया है। with clear span of 6.25 मीटर। द बीम इज लैटरली रिस्ट्रेन्ड, ये कहानी जरूर बताएगा क्वेश्चन में आपको, द बीम इज लैटरली, क्योंकि ये नहीं बताएगा तो आपको स्ट्रेंथ का जो लैटरली रिडक्शन फैक्टर लेना पड़ेगा। लैटरली रिस्ट्रेन्ड, रोका गया है, लैटरली रिस्ट्रेन्ड है, एंड इज मेड ऑफ माइल्ड स्टील, किसके बना है, माइल्ड स्टील से बना है। द बीम सपोर्ट अ फ्लोर बीम, द बीम supports a फ्लोर स्लैब, इसको रोका है इसने, एक बीम जो है वो क्या ले रखी है, फ्लोर की फ्लोर स्लैब है। चेक द बीम सेक्शन अगेंस्ट, चेक द बीम सेक्शन अगेंस्ट, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा और इसमें सारी चीज़ें डील कर लेते हैं। चेक द बीम सेक्शन अगेंस्ट बेंडिंग, और इसके बाद हमारी चीज़ें एंड हो जाएंगी, बीम चैप्टर फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। बेंडिंग, शियर एंड डिफ्लेक्शन। अब आपको शियर और डिफ्लेक्शन में तो बहुत ही आसानी लगने वाली, क्योंकि डिफ्लेक्शन का फार्मूला सोम का ही लग रहा है, तो सारी चीज़ें कर सकते हो। द सेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ ISMB, द सेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ ISMB 350R, ये क्रॉस सेक्शन आपको जो बता दिया है वो सबका प्रॉपर्टी दे रखा है। क्या, अब देखो x एक्सिस ने बता दिया है 136,3630.6 10⁴ mm4, ये कहानी आपको बता दिया है। आप क्वेश्चन मेरे साथ नोट करते रहिए। इसका सेल्फ वेट जो है वो दे रखा है 524 न्यूटन पर मीटर। चल, उसके बाद TW थिकनेस ऑफ वेब दे रखा है कितना, 8.1 mm है। उसके बाद एरिया इसका दे रखा है कितना, 6671 mm², ये आपको बता रखा है। उसके बाद में आपको ओवरऑल डेप्थ दे रखा है कितना, डेप्थ ऑफ बीम 350 mm, ये कहानी आपको पूरी बता दी है। ओके, चलो
अब देखो यहाँ पे कुछ भी बताया नहीं, तो आपकी मर्जी, आप LSM यूज़ कर सकते हो, आप WSM यूज़ कर सकते हो, कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। अगर आप सेमेस्टर में होंगे डिप्लोमा तो आप WSM यूज़ करिए। अगर आप गेट और ES के स्टूडेंट्स हैं या आप कोई कंपटीशन में क्वेश्चन लगाओगे तो ज़्यादातर अब जो पैटर्न है वो आपका लिमिट स्टेट से ही चलता है। तो मैं इस क्वेश्चन को लिमिट स्टेट से डिज़ाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहला क्वेश्चन जो लगवाया था वो मैंने WSM से कराया था। तो WSM के कॉन्सेप्ट मैं एक बार बता चुका हूँ, और जो मैं यहाँ पे डील करूँगा, क्योंकि LSM से चीज़ें आसान हो जाएंगी। एज्यूम LSM, आपकी मर्जी, आप कैसे भी ले सकते हो। आप सेमेस्टर में हो तो WSM एज्यूम कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं चेक फॉर बेंडिंग। पहला केस आता है चेक फॉर बेंडिंग। पहला चेक करते हैं बेंडिंग के लिए। देखिए बेंडिंग में ज़रूरी ये है कि जेड को चेक करना है कि जो आपका जेड गिवन है, यहाँ पे मैं जेड निकाल लेता हूँ, जेड अवेलेबल। जेड अवेलेबल कैसे निकालोगे, IXX डिवाइड बाई वाई मैक्स होता है। और आपके पास जो गिवन है IXX, इसको मैं पुट करता हूँ 13, दैट इज 136.6 दैट इज 10 to the power 4 डिवाइड बाई वाई मैक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, दिस इज द 350, ये ओवरऑल डेप्थ है, इसका आधा कर दीजिए, इसका आधा आप करोगे तो 350 डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो आपका कुछ वैल्यू निकल के आ जाती है। तो इसको 175 में यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका जेड अवेलेबल, जिसकी वैल्यू आपकी निकल के आती है 7.7889 10 to the power 5 mm क्यूब। ये है आपका जेड अवेलेबल। और आपको यहाँ पे चेक फॉर बेंडिंग के लिए ज़रूरी है क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, सबसे पहले एक काम हम लोग करते हैं, एक काम कर लेते हैं चेक फॉर बेंडिंग के लिए। सबसे पहले एक काम करो, इसके पहले लोड निकाल लो, क्योंकि जब तो लोड नहीं पता होगा तब चीज़ें नहीं कर पाओगे। पहला काम करते हैं लोड। लोड में सबसे पहले डेड लोड। डेड लोड कितना है बताओ, 524 न्यूटन पर मीटर। तो इसको एक काम करो, किलो न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करोगे पता है आपको, 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई कर दो माइनस का, या 1000 से डिवाइड करो तो 524 किलो न्यूटन पर मीटर, ये आ गया। चलो लाइव लोड आपके पास है ही है, कितना बताया उसने, 20 किलो न्यूटन पर मीटर। चलो टोटल लोड बताओ कितना आएगा, टोटल W टोटल आ जाएगा, W टोटल आ जाएगा कितना, दैट इज डेड लोड प्लस क्या हो जाएगा, लाइव लोड हो जाएगा। डेड लोड आपके पास है ही है, 524 है, प्लस 20 ऐड कर दीजिए, आंसर आएगा कितना, 20 पॉइंट, दैट इज कमिंग टू बी 20.524 किलो न्यूटन पर मीटर, ये निकल गया आपका। चलो इसको फैक्टर्ड करते हैं, फैक्टर्ड लोड। अब मैं इसको WSM से कर रहा हूँ इसलिए फैक्टर्ड कर रहा हूँ, अगर आप WSM से करते तो आप इसको सीधे रख देते। फैक्टर्ड को WU लिखूंगा, दैट इज 1.5 ऑफ WT, तो 1.5 ऑफ 20.524, यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आंसर निकल के आता है 30.786 किलो न्यूटन पर मीटर। ये तो लोड हो गया। तो लोड कैलकुलेशन तो आप RCC में भी सीखोगे, डेड लोड प्लस लाइव लोड, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो सिंपल फिनोमेना, इसीलिए पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर इसीलिए पढ़ाया जाता है कि सेक्शन की क्लासिफिकेशन सिखाई जाती है। उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि हर एक चीज़ अब यूज हो रही है। तो आप देख सकते हो इंडियन स्टैंडर्ड, मीडियम बीम, जूनियर बीम, लाइट बीम, सारी बीम यूज हो रही हैं। उसके जो पैरामीटर होते हैं वो भी यूज होते हैं। ओके चलो अब एक काम करते हैं, मेरा जो अगला स्टेप है चेक फॉर बेंडिंग। चेक फॉर बेंडिंग एक काम ये कर सकते हो, दो तरीके हो सकते हैं। एक काम ये कर सकते हो, बड़ा अच्छा तरीका ये है, जो जेड गिवन है, अगर क्वेश्चन में जेड ना गिवन करता तो एक काम ये करते हैं कि हम लोग परमिसिबल स्ट्रेस से कंपैरिजन करते हैं कि भाई जितना स्ट्रेस डेवलप्ड है उससे लेस दिखा दें तब भी बेटर है। दूसरा तरीका ये है कि जेड अगर मैं जेड रिक्वायर्ड अगर जो आपका निकल के आता है वो लेस हो जाए जेड अवेलेबल से, जो आपने प्रोवाइड कर रखा है अगर ये वैल्यू ज़्यादा आ जाए, जेड अवेलेबल इज ग्रेटर देन जेड रिक्वायर्ड, इसका मतलब है बेंडिंग में सेफ है, क्योंकि सेक्शन मॉडुलस ही किसी भी क्रॉस सेक्शन की बेंडिंग में क्या बताता है, स्ट्रेंथ बताता है। इसका मतलब चेक फॉर बेंडिंग के लिए आपको क्या चाहिए, जेड रिक्वायर्ड चाहिए। जेड रिक्वायर्ड का फार्मूला आएगा m अल्टीमेट डिवाइड बाई FY डिवाइड बाई 1.1। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ LSM। अगर आप वर्किंग से यूज़ करते तो m वर्किंग मोमेंट रखते और यहाँ पे 0.66 इंटू FY कर देते। तो मैं सिंपली आपको सारे स्टेप बता रहा हूँ अगर आप वर्किंग से भी करना चाहते, ठीक है। MU की वैल्यू क्या लिखोगे, WU L इफेक्टिव का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, चाहो तो देखो जैसे मैंने अभी यहाँ पे डेड लोड निकाला था, आप चाहो तो यहीं पे अल्टीमेट मोमेंट भी निकाल सकते थे, बाद में यहाँ पुट करते कोई दिक्कत नहीं, एक साथ भी पुट कर सकते हो, FY डिवाइड बाई 1.1। चलो बोलो कितना है वैल्यू, WU की वैल्यू आपके पास है 30.786 है, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर है। L इफेक्टिव की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में बता रखा है कितना मीटर है, यह है 6.25 मीटर दे रखा है ना इसने, शायद मुझे लग रहा है, चलो 6.25 मीटर दे रखा है।
हालांकि इसने सपोर्ट की विड्थ दे रखी है, इसको पुट करना चाहिए था। देखिए ये तो क्लियर स्पैन दे रखा है, बीम आपके पास कुछ इस तरीके से, मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, ये बीम है आपके पास स्टील बीम, ये सपोर्ट का उसने दे रखा है, मेंशन किया है। अगर मेंशन कितना किया है, सपोर्ट्स 250 mm थिक वाल, तो ये जो है ना वाल है आपके पास, ये 250 mm का दे रखा है, तो आपको लगाना पड़ेगा। और ये एल क्लियर आपको दे रखा है 6 पॉइंट, बोला है क्लियर स्पैन, तो इस चीज़ का इसलिए दिया गया था, इसका यूज है, कैसे यूज है, इफेक्टिव लेंथ होती है इसके सेंटर टू सेंटर, तो एल इफेक्टिव मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एल इफेक्टिव हो जाएगा एल प्लस आधा इधर से ऐड करोगे सपोर्ट विथ W/2, ये सब RCC में सिखाया जाता है, मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। एल की वैल्यू 6.25 है, क्लियर्स पे 250 इसका आधा, ये टोटल हो जाएगा W, तो 6.25 और ये हो जाएगा 0.5, सॉरी दिस इज द 0.25, तो इसका आंसर आना चाहिए आपका 6.5 मीटर के आसपास। ठीक, तो यहाँ पे एल इफेक्टिव आप रखोगे 6.5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 8, Fy की वैल्यू 250 डिवाइड बाई 1.1, ये आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका निकल के आ जाता है जेड रिक्वायर्ड। क्लियर, तो ये आपका आंसर आ गया जेड रिक्वायर्ड। ये अप्रॉक्सीमेट आपका जो आंसर आता है, लगभग मान के चलिएगा, अभी तक मैंने इसका जो कैलकुलेशन किया था, मेरे पास जो कैलकुलेशन है वो आपका 6.25 के साथ था, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कई बुकों ने ऐसे ही सॉल्व कर दिया, क्लियर स्पैन को ही उन्होंने इफेक्टिव स्पैन मान लिया, तो ध्यान रहे क्लियर और इफेक्टिव स्पैन में डिफरेंस रहता है। अगर उसने सपोर्ट की विड्थ दिया है तो आपको इफेक्टिव ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो अप्रॉक्सीमेट निकल के आता है, मैं उसको लिख देता हूँ, लगभग मान के चलिएगा 6.69 10 to the power that is 5 mm³। तो ये अप्रॉक्सीमेट निकल के आता है। आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर थोड़ा सा डिफरेंस है तो उसको एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अब आप देख सकते हो कि आपके पास जो जेड अवेलेबल है वो कितना है, एक बार चेक करो यहाँ पे, देखो जेड अवेलेबल बहुत ज़्यादा है। तो ये काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जेड अवेलेबल इज ग्रेटर देन जेड रिक्वायर्ड। इसका मतलब है ये सेफ है, इसमें क्या है, तो आपको हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको कोई क्रॉस सेक्शन दिया गया हो तो आपस में जेड का एक कंपैरिजन कर लेना, जिससे आपको क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हो। ठीक, अब स्ट्रेस का कंपैरिजन कहाँ पे करना था, स्ट्रेस का कंपैरिजन वहाँ पे करते जहाँ पे क्रॉस सेक्शन ना दिया हो, तो वहाँ पे स्ट्रेस का कंपैरिजन करते। चलो ये तो आपका हो गया इसमें। अब चेक फॉर शेयर के लिए कर लेते हैं। चलो भाई, दूसरा है चेक फॉर शेयर। चेक फॉर शेयर में क्या है, चलो इसको मैं चेक फॉर शेयर के हिसाब से करूँ तो क्या है, टाउ डेवलप्ड क्या करोगे, VU मैक्स डिवाइड बाई दैट इज शेयर एरिया। शेयर एरिया क्या लिखोगे भाई, बोलो। VU मैक्स कितना निकल के आएगा, देखो VU मैक्स आपका निकल के आएगा क्या, अभी आपको पता चल जाएगा। शेयर फोर्स डायग्राम अगर यूडिया लगा होता तो कैसा बनता है, आपको पता है कि इसकी वैल्यू जो है, मैं डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ, स्पेस थोड़ा कम है, ये है शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा आपका ये, और इसकी क्लियर स्पैन आपको पता है तो WUL/2। तो ध्यान रहे कि जब बेंडिंग मोमेंट निकालते हो तो एल इफेक्टिव स्क्वायर कंसिडर करते हो, और जब शियर फोर्स निकालते हो तो क्लियर स्पैन लेते हो। तो यहाँ पे आपको क्लियर स्पैन लेनी है, कितना रखोगे, WU कितना है, अल्टीमेट लोड कितना निकल के आया था, ये आपका 30.78, तो मैं इसको लिख सकता हूँ WL डिवाइड बाई 2, एरिया क्या लिखोगे, टोटल डेप्थ इंटू TW। चलो W की वैल्यू है 30, दिस इज 30.786 इंटू एल की वैल्यू कितनी आपके पास है, देख सकते हो, क्लियर रखना है, इसलिए ध्यान रखिएगा शियर फोर्स में क्लियर स्पैन का यूज होता है। 6.25 डिवाइड बाई 2, डेप्थ कितनी है आपके पास, ओवरऑल डेप्थ सेक्शन बताया 350। रोल्ड सेक्शन में ध्यान रखिएगा शियर जो डेप्थ ऑफ वेब होती है वो ओवरऑल डेप्थ ली जाती, इसके बारे में मैंने जब पढ़ाया था तो वहाँ पे अच्छे से बताया था। अगर यही आपका वेल्ड हो जाएगा तो उसको आप कंसीडर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वेल्ड के मैंने बता रखा हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ, इस तरीके से चीज़ें होती हैं, मैं चीज़ें फिर से समझा देता हूँ ताकि आप कहीं पे भी गलती ना करें। देखिए क्या हो रहा है फ्रेंड्स, अगर आपका रोल्ड सेक्शन है तो रोल्ड सेक्शन में जो डेप्थ टोटल ली जाती है शियर में, लेकिन अगर यही आपका वेल्ड कर देते, यहाँ पे वेल्ड कर देते ये से, तो आपको ये वाली डेप्थ कंसीडर करनी पड़ती, कहाँ पे, शेयर एरिया में, जहाँ पे कैपिटल D है ना। अगर वेल्ड होता तो ये वाली स्पैन लोगे, डेप्थ लोगे, अगर आपका रोल्ड सेक्शन है तो टोटल लोगे, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो इसका निकाल के बताओ, टाउ डेवलप्ड कितना निकल के आ रहा है, टाउ डेवलप्ड
ये वैल्यू निकल के आती है अप्रॉक्सीमेट आपकी ये मान के चलिए, इसको सॉल्व करोगे, अगर आपका सॉल्व करना पड़ेगा, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है यहाँ पे, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। 3.786 10⁻³ 6.25 डिवाइड बाई 2 इंटू 350। ठीक, चल कैसे सॉल्व करोगे, अप्रॉक्सीमेट करते हैं इसको। देखो ये अगर मैं जीरो यहाँ पे कट करूँ तो लगभग ये 0 से 0 जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 30 और 78.6 इंटू 6.25 डिवाइड बाई 35 दूना 70। ठीक, ये निकल के आपका वैल्यू आ जाएगा। इसको अब और सॉल्व करना चाहते हो तो एक काम करो, यहाँ पे 6 से ये कैंसिल कर सकते हो, कितना आएगा 10 या 11 या 12 के आसपास इसको मान लेते हैं, और ये 30.78.6 ये डिवाइड बाई 11 को सॉल्व करोगे लगभग 11 दूनी 22, 8 बच जाएगा, 11 8 88, लगभग मान लेते हैं 28 समथिंग करके, ऐसे करके उस आंसर आएगा। ठीक है, और टाउ अगर मैं बात करूं, टाउ जो हमारी मतलब स्ट्रेस होती है परमिसिबल में, ये जो वैल्यू निकल के आए, सपोज दैट कि ये आपके आंसर निकल गया 28 पॉइंट समथिंग करके आएगा, मुझे लग रहा 11 33, एक मिनट वेट, इसको अगर मैं बात करूं 30 इंटू 11 33, तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सही। ये आती है 288 पॉइंट समथिंग करके, चलो देख लेते हैं क्या होता है अप्रॉक्सीमेट। और आपके पास शेयर वैल्यू होती है FY डिवाइड बाई √3 इंटू 1.1। FY आपने 250 माना, √3 माना और इंटू 1.1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी, कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हुई हो, एक बार चेक कर लेते हैं। FY आपने 250 माना, 350 यहाँ पे छूट गया, D तो मैंने लिख दिया था, 2 तो ऊपर का था, TW में छूट गया था। TW कितना रखोगे, आपको दिया होगा कहीं ना कहीं, हाँ 8.1, इसीलिए कहूँ क्यों आंसर चेंज आ रहा है, तो 8.1 आप यहाँ पे पुट करोगे, तो 8.1 यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब सॉल्व करोगे तो ये आंसर जो है ना 1188, और ये तो आपने सॉल्व कर लिया, लगभग मान लो 288 के आसपास है, और इसको 8 से फिर कैंसिल करोगे तो लगभग 8 24 8 लगभग ये 36 के आसपास निकल के आएगा न्यूटन पर mm। एक बार आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये तो कुल मिला के ये क्लियर है कि ये वाली वैल्यू आपकी ज़्यादा आएगी, जो परमिसिबल होगी ना 250 डिवाइड बाई √3 इंटू 1.1, ये वैल्यू सॉल्व करोगे लगभग 200 आएगी। तो जो डेवलप्ड शियर स्ट्रेस होगी वो हमेशा परमिसिबल, जो भी आप LSM से लगा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे FY डिवाइड बाई √3 इंटू 1.1 कर रहा हूँ। अगर मैं इसी प्रॉब्लम को WSM से करता तो 0.4 इंटू FY करता, सिंपली एकदम आप लगा सकते थे। तो आप यहाँ पे क्या है, सेफ है, ओके है, सेफ है, सेफ, तो ओके है, आगे बढ़ते हैं। तो शियर में भी सेफ हो गया, आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेप, डिफ्लेक्शन बहुत आसान है, बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हो। डेल्टा कैलकुलेटेड क्या आएगा, 5 डिवाइड बाई 384 इंटू WL 4/EI। चलो बोलो कितना है, 5 डिवाइड बाई 384, W की वैल्यू कितनी है आपके पास, वर्किंग लेना ध्यान रखिएगा, वर्किंग कितना था, ये वैल्यू आए थे 20.524, 20.524। L की वैल्यू आपके पास है 6.25 इंटू 10⁻³ का पावर 4 डिवाइड बाई E है 2 इंटू 10⁻5। मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुरुआत में कितना दिया गया था आपके पास, 136 करके, क्योंकि वही आपने प्रोवाइड कर रखा ना, ये तो चेक करने के लिए था, ये थोड़ी प्रोवाइड कर दोगे कि जेड अवेलेबल, तो आपके पास ये था, सॉरी ये अवेलेबल है, और एक आपने निकाला था मोमेंट, आप जेड रिक्वायर्ड निकाला था, वो नहीं रखना है। जेड आपके पास जो भी है अवेलेबल है वही प्रोवाइड करोगे, क्योंकि उस पर वो सेफ है, तो जिस पे सेफ होगा उसको पुट करोगे, तो जिस पे सेफ होगा उसको पुट करोगे, तो 13630.6 10⁻4 जो भी आए, तो ये आता है अप्रॉक्सीमेट 14.2457 mm। ठीक है, और डेल्टा परमिसिबल कितना होता है, वो होता है स्पैन अपान 300। मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि एक ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। स्पैन कितना है आपके पास, 6.25 डिवाइड बाई 300 इंटू 10⁻³ कर दीजिएगा। यहाँ से आप निकाल के लाओगे तो ये आपका आंसर निकल के आएगा 20.833। देखो आप ये कहाँ पे डेवलप्ड जो टाउ कैलकुलेटेड है, सॉरी डिफ्लेक्शन कैलकुलेटेड है, वो परमिसिबल से क्या है, कम है, इसका मतलब है डिफ्लेक्शन में क्या है, सेफ है, तो ये डिफ्लेक्शन में भी सेफ हो, ओके। ये हमारी डिज़ाइन थी। तो आप देख सकते हो कि लगभग सारे स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिए, कुछ भी नहीं करना है।
डेड लोड निकालो, लाइव लोड निकालो, तुरंत बेंडिंग मूवमेंट निकालो। अगर WSM से कर रहे हो तो आप वर्किंग लोड निकालोगे, अगर आप LSM से करोगे तो अल्टीमेट लोड निकालोगे, फैक्टर ऐड करना पड़ेगा। लोड निकालिए, बेंडिंग में चेक करिए, बेंडिंग क्लियर हो गया, शियर में चेक करिए। शियर क्या होता है, जैसे शियर क्या होता है, शियर फोर्स अपान शियर एरिया होता है। शियर एरिया क्या आएगा, D/TW आएगा, उसको मैंने सॉल्व कर लिया। टाउ डेवलप्ड है, अगर टाउ परमिसिबल से कम आई तो ये हमारा शियर में भी सेफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन को यहाँ पे एक बार चेक कर लेना, बाकी हालांकि वो वैल्यू हमेशा सेफ ही रहेगी। फिर डिफ्लेक्शन सिंपली सोम पढ़ते आ रहे हो, डिफ्लेक्शन इतनी बार पढ़ते होगे 5/384। अगर ये फ्रेंड्स कल को ये पॉइंट लोड यहाँ लगा देता, अगर यूडीएल ना करता तो यही डिफ्लेक्शन आपका चेंज हो जाता। क्या रखना पड़ता, मान लिया W लोड लगाया तो WL3/48 EI। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना, क्वेश्चन अच्छे से फोकस करके पढ़ना होगा कि कौन सी वैल्यू हम लोग कंसीडर करते हैं। अगर आप उसमें ध्यान दीजिएगा, कैंटिलीवर है, सिंपली सपोर्टेड है, क्या है, और पॉइंट लोड है, यूडीएल है, ट्रायंगुलर लोडिंग है, लोडिंग के पढ़ना उसके अकॉर्डिंग ही डिफ्लेक्शन की लिमिट लगाना, इसलिए आपको ध्यान देना। मैंने ज़्यादातर केसेस में आपको यूडीएल मान के पढ़ा दिया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में प्लेट गर्डर को डिज़ाइन करेंगे, वहाँ पे हम लोग डील करेंगे। बीम कंप्लीटली हमने खत्म किया कन्वेंशनल प्लस ऑब्जेक्टिव के साथ। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग, हार्ड वर्क करते रहो।